टैग लगा नहीं वहाँ? ओहो वो लगा लो। हाँ किया नहीं, फाइल ऐसी चली गई अंदर। नहीं नहीं उससे कर लो ना। मेरा वाला तो वो है ना खराब है थोड़ा। Have the meeting started? नमस्कार संजय भाई साहब। हाँ जी, आप पिंकी को भेजो। एक मिनट, वो आ जाती है। मीटिंग इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं और बहुत लंबे समय से, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। काउंसिल का भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। जब भी हमें कुछ टेक्निकल पॉइंट पे कुछ डाउट या क्वेरी होती थी तो एक बार आपकी सलाह जरूर ली जाती थी कि इसको समझ ले, और हमेशा काउंसिल को गाइड किया, काउंसिल कुलिक को गाइड किया, सपोर्ट किया इंस्टीट्यूट को, और सोसाइटी को तो अपने नॉलेज से हमेशा बेनिफिट कराते ही रहते हैं। तो संजय जी का एक बार फिर से स्वागत, अभिनंदन करता हूँ।
इनका टैक्स के कहना सूरज को जैसे दिया दिखाने के बराबर है। टैक्स में पढ़नी है आप, कोई भी प्रोविजन आप कभी भी पूछे, सोते जागते वो 24 आवर्स सब उनके जहन में रहता है। अभी संजय भाई को आपके माध्यम से मैं और इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा कि लास्ट जो रिजल्ट आया था सीए इंस्टीट्यूट का, तो भाई साहब के बेटा बेटी दोनों ने क्वालिफाई किया, तो उनको मैं बधाई भी देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। पूरा परिवार ऑफिस में बैठा होता, मैं कभी विजिट कर ऑफिस जाता हूँ तो भाभी जी ऑलरेडी कंधे से कंधा मिला के साथ में बैठी होती हैं। तो अब बच्चे भी क्वालिफाई कर लिया दोनों ने, तो दोनों ही पूरी तरह स्ट्रेंथ संजय भाई की बढ़ गई है बहुत ज्यादा। स्ट्रेंथ पहले भी अकेले बहुत काफी कैपेबल है, तो मैं और हमारे जो पार्टिसिपेंट हैं जगह जगह से आए हैं उनका मैं विनय जी को करूंगा फॉर्मल इसको स्टार्ट कराएं। धन्यवाद मुकेश जी। हमारे बहुत ही सीनियर मेंबर हैं, केवल 2 मिनट होगा। गोविंद साहब मेरी वॉइस सुनने को आपकी वेलकम स्पीच के साथ मैं गोविंद साहब मेरी वॉइस सुन रहे हो तो प्लीज आपकी वेलकम स्पीच। अमित जैन जी की आवाज आ रही है सर? अमिता जैन। चलिए, हेलो, मैं माइक हैंड ओवर कर रहा हूँ आज के गेस्ट स्पीकर हमारे बड़े ब्रदर वॉइस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए संजय अग्रवाल जी। आप 5 सेंट्रल काउंसिल मेंबर हैं, बहुत रेस्पेक्ट है, आपने बहुत सारे काम करे, आप प्रोफेशन के लिए दिन प्रतिदिन सेवा करते रहते हैं। कुशवाहा जी की रिक्वेस्ट पर आपने एकदम तुरंत टाइम दिया, आपका दिल के आभार। क्योंकि नाउ अब ज्यादा टाइम लेता हूँ, मैं माइक हैंड ओवर कर रहा हूँ संजय अग्रवाल जी। सर प्लीज। थैंक यू सर। नमस्कार सबको। टेक्निकल ग्लिच जो है वो टेक्नोलॉजी, जबकि सिस्को वेबएक्स मैं पिछले 6 महीने से 7 महीने से यूज कर रहा हूँ। मैं तो डर के मारे जो है वो 10:15 बजे ही आ गया था और मुकेश जी को कई फोन भी किए। मैंने कहा कि देखो साहब जुड़वा लो, और लास्ट मिनट में वो थोड़ी सी ट्रबल आई, मैं माफी चाहूंगा। और मैं धन्यवाद करता हूँ मुकेश कुशवाहा जी का, जिन्होंने मेरे बारे में इतना कहा। मैं इस लायक नहीं हूँ। मुझे एक छोटा सा एक वाकया याद आया। मैं एक हमारे यहाँ जब ट्राइब्यूनल के जो या जब हाई कोर्ट में कोई जज रिटायर होते हैं तो जो है एक फुल कोर्ट रेफरेंस अरेंज किया जाता है और उनको जो है वो चीफ बना के बाकी सब लोग बताते हैं उनकी अच्छी बुरी बातें, और उसके बाद जो है वो बाद में बोलते हैं। तो सबसे लास्ट में एक हमारे डोंगजोम करके आईटीटी के प्रेसिडेंट रिटायर हुए, तो उन्होंने एक बात बोली, मुझे वो बहुत आज मैं चाहूंगा कि मैं आपके माध्यम से उस चीज को बोलूं, क्योंकि मुकेश जी ने जितनी बातें बोली मुझे उसके लिए वो आज आपको थोड़ा सा माहौल बनाने के लिए बोलनी पड़ रही। उन्होंने कहा जितने भी मैंने ऑर्डर पास करे जो आपको अच्छे लगे वो सब आप लोगों की वजह से था, और अगर कोई ऐसा ऑर्डर जो आपको अच्छा ना लगा हो तो कहीं ना कहीं मुझ में कोई कमी रह गई होगी या जो है मैं आपको समझ नहीं पाया, तो इस वजह से हो सकता है कि वो मेरे से नहीं पास हुए। मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। तो मुकेश भाई मैं इस लायक नहीं हूं जितना आपने मेरे बारे में बोला। हाँ जरूर ये है कि इंटरेक्शन लगातार आईज एंड ईयर्स खोले रखता हूं और कोशिश करता हूं कि सभी लोगों के साथ बातचीत करूं और 24/7 जो मेरी एक यूएसपी है उसको मैं जारी रखूं। तो विनय भाई आपका धन्यवाद। और बहुत सारे लोग मेरे पैनल पे नजर आ रहे हैं, राकेश कुमार जी, आदित्य जी, अनिल जी, अनिल कुमार गुप्ता जी, अजय वर्मा जी, मोहम्मद अरशाद जी, नितिन गुप्ता जी, गोपाल चंद जी, कामेश्वर बरनवाल साहब, संतोष सिंह, महेंद्र लोढ़ा जी और श्यामलाल जी, और भी बहुत सारे लोग इस टाइम हैं जो कि पैनल पे हैं। मैं आप सबका जो है स्वागत करता हूं और मैं धन्यवाद करता हूं कि आप लोग इतनी संख्या में आ जाए। टैक्स ऑडिट में कोई चेंजेस नहीं है पिछले साल से रिलेटेड।
3 ही सिर्फ चेंजेस आए हैं और मैं अपनी प्रेजेंटेशन के माध्यम से लूंगा। विनय जी आप कोऑर्डिनेट करेंगे मॉडरेटिंग, तो मैं चाहूंगा कि क्वेश्चंस जो हैं जहां जहां पे हो वो उनको ले लें, क्योंकि मैं एक चीज में बिलीव करता हूं कि कैशियर का कैश अगर टैली हो जाए रात को, शाम को जब वो उठे तो वो जाके आराम से स्लीप ले सकता है। तो मेरा भी यही एंडेवर रहेगा कि आपकी क्वेरीज जो है वो सारी हैंडल कर लूं। तो अगर आप क्वेरीज जो है क्वेश्चन आंसर में टाइप करेंगे तो मैं खुद भी ले सकता हूं, और अगर आप उसमें चैट बॉक्स में डालेंगे तो मुझे हेल्प करनी पड़ेगी, क्योंकि चैट बॉक्स में मेंबरशिप नंबर वगैरह और बहुत सारी चीजें आ रही। जब मैं अपनी प्रेजेंटेशन शेयर करूंगा तो मुझे आप लोग ज्यादा नजर नहीं आएंगे, 1-2 लोगों के अलावा। तो आपको क्वेश्चन आंसर में बीच बीच में पूछता रहूंगा कि आप कोई क्वेश्चंस हैं तो पूछते रहिए, और जहां जहां नई चीजें हैं वो मैं आपको बता के फिर जो है आपके मेजर क्वेश्चन आंसर लूंगा। ठीक है विनय जी, ठीक रहेगा? ठीक है सर। ओके, मेरी प्रेजेंटेशन आ गई? यस आ गई जी। अच्छा, अब मैं एक और चीज पूछूंगा, इसको थोड़ा हाँ जी 1 मिनट लार्ज कर दीजिए। राइट, अब चल रही है जी? हाँ जी हाँ जी। चलिए सर, ये डिस्क्लेमर हमने डालना शुरू करा क्योंकि ये YouTube वगैरह पे सब चलती हैं। जब रूबरू करा करते थे तो ये नहीं है, क्योंकि सब लोग YouTube पे भी डाल देते हैं। तो सम ऑफ दी डिस्क्लेमर्स आर रिक्वायर्ड। हम लोग मेंबर्स के लिए भी बहुत जरूरी है कि हम लोग कोई भी अपनी चीज करें तो उसके लिए हमें डिस्क्लेमर्स जो है जरूर डालने चाहिए। अदरवाइज आज जमाना ये है कि आपको कोई भी कहीं भी सू कर देता है, कोई नोटिस दे देता है, कोई लीगल आपके लिए कॉम्प्लेक्सिटी ना क्रिएट कर दे। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि हमेशा डिस्क्लेमर्स जो है अपनी सब चीजों में डालें। तो सर ये टोटल जो है हमारा जो स्कीमा चेंज हुआ 22 अक्टूबर 2020 को, इसको मैंने इनकॉर्पोरेट कर लिया है। जहां जहां चेंजेस हैं, वैसे तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कुछ चीजें इसमें बगैर फॉर्म में चेंजेस करे इन्होंने कर दी, स्कीमा में चेंज कर दिया। हाउएवर फॉर्म के अंदर चेंज नहीं है, वो कहाँ है वो मैं आपको बताऊंगा। और जो लास्ट उससे पहले इन्होंने अमेंड किया था 2.19 जो है और 1.20 वर्जन जो है वो 25 अगस्त को था, 16 जुलाई को इस साल भी हुआ, 2 अप्रैल को भी हुआ। इससे जो पहले चेंजेस हैं वो सारे जो है पिछले सालों तक हो गए थे। तो 2 अप्रैल से लेकर और 22 अक्टूबर के बीच में चेंजेस हुए हैं। और मैं आपको ये बता दूं कि एक स्कीमा चेंज और आएगा, क्योंकि कुछ एक लेजिस्लेटिव चेंजेस हो गए और वो लेजिस्लेटिव चेंजेस इन्होंने अपने 3CD, 3CA, 3CB में नहीं डाले हैं। मैंने इनको बता तो दिया है बोर्ड को, अब ये कैसे जो है उसको लेंगे ये सब देखना पड़ेगा। सर ये इतने इंपॉर्टेंट है स्कीमा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे को अभी रेज होंगे इसी स्कीमा से रिलेटेड। एक्चुअली 1 अक्टूबर को 3CD फॉर्म रूल्स के माध्यम से चेंजेस कर दिया गया। हाउएवर 1 अक्टूबर से लेकर और 21 अक्टूबर की रात तक या 22 अक्टूबर की रात तक जो भी रिपोर्टें ऐसी अपलोड हो गई जो कि 1 अक्टूबर के बाद साइन हुई हैं और अपलोड हुई हैं, 1 अक्टूबर से पहले साइन हो गई और 1 अक्टूबर और 22 अक्टूबर के बीच में अपलोड हो गई, उनके बारे में तो कोई शक सुबह है ही नहीं, क्योंकि वो जो है रिपोर्टें जो है वैलिड है। अपलोड करने से उसका कोई लेना देना नहीं है, एज लॉन्ग एज ओल्ड यूटिलिटी हमारी चलती थी। हाँ, जो रिपोर्टें 1 अक्टूबर के बाद साइन हुई हैं और 22 अक्टूबर से बाद में हमने अपलोड करने की कोशिश करी है, वो हमको नए स्कीमा में करनी पड़ेंगी, ओल्ड स्कीमा में नहीं जा पाए। और अगर हमने जो है पुरानी रिपोर्ट 1 अक्टूबर के बाद साइन करी और अपलोड भी 1 अक्टूबर के बाद करी, उनके लिए अभी कोई क्लैरिटी नहीं दी है। हाउएवर मेरी ओपिनियन में किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आएगा और उनको रिवाइज करने के लिए नहीं कहा जाएगा, क्योंकि उनको अगर उन्होंने कंसेशनल रेट ऑफ टैक्सेशन कॉर्पोरेट का नहीं लिया तो उनकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में टेक्निकल चेंज कोई नहीं आएगा।
हाँ, अगर उन्होंने नया प्रोविजंस का इस्तेमाल किया 115B AA वगैरह का, तो जरूर उनके स्कीमा में, उनकी रिपोर्ट में चेंज आएगा और उनको रिवाइज करनी पड़ सकती है। तो ये एक सवाल जो है हम सब लोगों के जहन में जरूर आता है कि अभी हमें क्या करना है। तो प्लीज डू नॉट वरी, मेरे हिसाब से उनको कुछ ऐसा नहीं होगा। ये जो है आपको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की जो हिस्ट्री है, ये टोटल 2014 से, जब से जो है नया इनिशियल स्कीमा, नए फॉर्म 3CD का आया है, इससे ये पूरी है। अब सर, जो चेंजेस हुए इस 22 अक्टूबर में एज कंपेयर टू 30 सितंबर जो हमारी थी, मैं इसमें आपको एक बार विजिट करा देता हूँ, क्योंकि मेजर चेंजेस नहीं है। तो इसमें टोटल 12 चेंजेस इन्होंने किए। पार्ट ए के अंदर क्लॉज जो है, इन्होंने एक कोड ऐड कर दिया जिसमें 115 BBA वगैरह वाले है, और इसी तरीके से एक क्लॉज 8A ऐड कर दी है जिसमें वो आपको बताना है कि आपका क्वेश्चन कंसेशनल का है या नहीं है। इसी तरीके से पार्ट ए के अंदर इन्होंने न्यू सेक्शन ऐड कर दिए। तो ये इन्होंने चेंजेस करे हैं इन रिलेशन टू दी ऑप्शन ऑफ एक्साइजिंग दी कंसेशनल रेट ऑफ टैक्सेशन इन द केस ऑफ कॉर्पोरेट SSE। नॉन कॉर्पोरेट के अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगा। इसके बाद नेक्स्ट चेंज जो है इन्होंने 3CD में जो किया, वो डेप्रिसिएशन वाली क्लॉज, उसमें 2 क्लॉजेस ऐड करिए, 18CA और 18CB। अब ये सर क्यों ऐड करी, इसको टाइम से ले सकते हैं, मैं यहां भी बता देता हूं। एक्चुअली जिन लोगों ने कंसेशनल रेट ऑफ टैक्सेशन लिया, उन लोगों का अगर कोई कैरी फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन इस वजह से था जो कि आपको कंसेशनल रेट में अब प्रोहिबिटेड है, मतलब आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। अगर आपने पीछे क्लेम कर लिया, उसके बारे में इन्होंने नहीं बताया। आपने क्लेम किया और उसकी वजह से कैरी फॉरवर्ड डेप्रिसिएशन आपका आ रहा है, जैसे एडिशनल डेप्रिसिएशन है या कोई और चीज है, तो वो सेक्शन के अंदर डिफाइंड है, वो आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं मिलेंगे। लेकिन आपकी WDV रिवाइज कर दी जाएगी, मतलब आपकी WDV टू द एक्सटेंट जितने आपने लॉसेस नहीं ले पाए, डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड नहीं ले पाए, उससे आपकी WDV बढ़ा दी जाएगी। इसीलिए इन्होंने क्लोज 18CA और 18CB को एनेबल किया है रिवाइज और एनहांस WDV के लिए। नेक्स्ट चेंज इन्होंने एक जो है सेक्शन 43B के अंदर चेंज करा। लेजिस्लेटिव चेंज पिछली बार आ गया था, जो हमारा रेलवे फ्रेट है उसका ड्रॉप डाउन इन्होंने क्लॉज ऐड कर दिया है 43B में कि आपको उसके बारे में भी डिसअलाउंसेस देने। 269S और 269T से रिलेटेड 3 चेंजेस करे हैं। ये चेंजेस जो कि हमारे 1 अक्टूबर वाले में नहीं है, ये चेंजेस इस वजह से करे हैं इन्होंने बिकॉज जो हमारे अब और मोड ऑफ पेमेंट्स एक्सेप्टेबल हो गए, भीम, UPI, पेटीएम, इन सबको अनेबल करने के लिए कि अगर आपने इनसे पेमेंट करी है तो वो डिफॉल्ट नहीं है, अकाउंट पे चेक के साथ इन सबको भी परमिटेड कर दिया है। तो ये इन्होंने मॉडिफाई कर दिए हैं कुछ क्लॉजेस। इसके बाद नेक्स्ट चेंज जो इन्होंने किया है वो हमारा कैरी फॉरवर्ड ऑफ डेप्रिसिएशन एंड लॉसेस वाला जो 32 नंबर हमारा क्लॉज है, उसके अंदर इन्होंने 32A में जो है चेंजेस 2 करे हैं, और आपकी एडजस्टमेंट जो कि ऊपर डेप्रिसिएशन वाले है उसी एडजस्टमेंट को यहाँ पे इन्होंने करा, ताकि जो है वो आप डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड या लॉसेस आपके कैरी फॉरवर्ड कम हो जाएंगे टू द एक्सटेंट यू हैव नाउ टेकन इन द कंसेशनल रेट ऑफ टैक्सेशन। लास्ट चेंज इन्होंने जो किया है वो कुछ बिजनेस कोड ऐड कर दिए हैं जहां पे जो है आपको कोड्स देने होते हैं। तो ये जो है टोटल स्कीमा के अंदर चेंजेस जो हैं 12 चेंजेस हुए हैं। मैं आपको अपनी पहली स्लाइड पे फिर ले जाना चाहूंगा। मेरी स्लाइड में गाइडेंस नोट 2014 अभी जो FAQ इशू किए हैं इंस्टीट्यूट ने वो भी, और जो
हमारा इनकम टैक्स 22nd अमेंडमेंट रूल जो 1 अक्टूबर से आया था वो, और जो स्कीमा में 22 अक्टूबर चेंजेस है, इनको मैंने कोशिश करी है कि आपको सबको बता सकूं। एक ऐसा चेंज जो लेजिस्लेटिव चेंजेस 139 कैपिटल ए 5E के लिए हमारे यहाँ डाला गया, जिसमें हमको अब पैन या आधार दोनों में कोई भी एक आप डाल सकते हैं। एज सच इन चेंजेस को 3CD फॉर्म जो इन्होंने साइट पे डाला था उसके अंदर तो इसको दिखाया गया था। हाउएवर जो स्कीमा आया है उसके अंदर जब मैंने वैलिडेट करने की कोशिश करी आधार को, तो वो आधार नहीं है। एज सच व्हाट आई सेड इन द बिगनिंग कि एक चेंज और आएगा, और वो चेंज हमारा जो आना चाहिए वो 139 से 5E की वजह से आना चाहिए, क्योंकि ये फाइनेंस एक्ट 2019 में आ गया था, और 2020 की रिटर्न में आप जो है 20-21 असेसमेंट की रिटर्न में आप पैन या आधार, अगर आपके पास पैन नहीं है तो आधार भी आप डाल सकते हैं, इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। तो ये जो है इसके अंदर जरूर डाला था लेकिन अभी नहीं है। तो ये मेरा एक वो है। अब सर कुछ चीजें, ये तो मेरे चेंजेस जो मुकेश भाई ने मुझे बोला वो मैंने चेंजेस इन नटशेल एक्सप्लेन कर दिए हैं। हाउएवर अब कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं हमेशा चाहता हूं, क्योंकि मैं 5 साल डिसिप्लिनरी कमेटी में रहा और मेरे बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस रहे हैं कि मेंबर जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा क्लाइंट के ऊपर फेथ रखते हैं, और हम क्लाइंट से कोई भी चीज जो है उसके बिहाफ पे हम जो करते हैं उसके लिए हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, अगर हमारी कोई प्रॉब्लम होती है तो नहीं होती। मैंने ये देखा अपने एक्सपीरियंस के दौरान इंस्टीट्यूट में कि 2 भाई, 2 डायरेक्टर, 2 मेंबर सोसाइटी के आपस में लड़ते हैं और वो मेंबर की कंप्लेंट करते, और उसके बाद क्या होता है जब उनका अपना पर्पस सॉल्व हो जाता है तो वो जो है मैं अपनी कंप्लेंट जो है वापस ले लेते हैं या आपस में सेटल कर लेते हैं। हाउएवर मेंबर जो है वो हमारा स्ट्रगल करते हैं। जब मैंने मेजर जब चीजों में देखा तो 2 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो कि टैक्स ऑडिट से रिलेटेड हैं, जिनको मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि हमें लेने चाहिए। पहला डॉक्यूमेंट तो मैं अभी बताता हूं, दूसरा इसके बाद बताऊंगा। पहला डॉक्यूमेंट होता है एंगेजमेंट लेटर, उसको हम अपॉइंटमेंट लेटर भी कह सकते हैं, उसको एंगेजमेंट लेटर भी कह सकते हैं। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि अगर वो मेरे पास नहीं होगा तो मेरे स्कोप में प्रॉब्लम आएगी। मेरा स्कोप मेरे एंगेजमेंट लेटर से डिटरमाइन होता है, क्योंकि जब आप 3CA या 3CB भरते हैं तो वो पैन नंबर मांगता है। अगर मान लीजिए मेरी 25 ब्रांचेज है और 25 ब्रांचेज में से 15 का मैं ऑडिटर हूं और 10 के में से 5 विनय भाई हैं और 5 मुकेश भाई हैं। अब जो है ये 25 ब्रांचेस की ऑडिट रिपोर्ट तो डिपार्टमेंट एक ही लेता है। मैंने कई बार कहा इनको कि आपको अपलोडिंग की फैसिलिटी देनी चाहिए और फॉर्म के अंदर ये आना चाहिए कि आर यू ए ब्रांच ऑडिटर और ए पार्ट ऑफ ऑडिटर एंड हु आर द अदर ऑडिटर। पर एड सीए के अंदर खाली एक ही सीए ऐड हो सकता है। एज सच जो भी आपको अपना एंगेजमेंट लेटर लेना है उसमें आपको ये क्लियर कट डिफाइन होना चाहिए कि आप जो है वो जो है किस चीज का ऑडिट कर रहे हैं। स्पेशली इन द केस ऑफ द प्रोप्राइटरी ऑडिट, कंपनी ऑडिट, ये इसलिए है कि अगर आपको प्रोप्राइटरी ऑडिट में वो अपने बिजनेस अकाउंट्स नहीं दिखा रहे तो आप जो है कैसे उसकी पर्सनल चीजों को कमेंट करेंगे जो कि आपको यहाँ पे देनी होती हैं, और एज सच आपको वो कहाँ पे बताना है आपका क्या स्कोप। दूसरी चीज 3CA में या कंपनीज में मैंने ऐसा पाया है कि बड़ी अंडरटेकिंग्स में या जिनके ज्यादा होते हैं ब्रांचेस, उन लोगों में ये जो है आपके जॉइंट ऑडिटर वाला कंसेप्ट है। जॉइंट ऑडिटर के अंदर एक ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा जो कि या तो कंसोलिडेट करेगा
और अपलोड करेगा। तो उस केस के अंदर ये एक जरूरी है कि आपके पास 2 लेटर होने चाहिए। एक तो आपका होना चाहिए ऑडिट जो आप करी उसका एंगेजमेंट लेटर, दूसरा आपके पास एंगेजमेंट लेटर होना चाहिए कंसोलिडेशन का एंड अपलोडिंग का। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिसकी अपलोड होगी, अगर कोई चीज प्रॉब्लम निकली तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसी के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल करेगा। और जैसा कि हमारा एक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोलता है कि अगर आप किसी दूसरे प्रोफेशनल के वर्क के ऊपर रिलाई करते हैं तो उसका आप प्रॉपर डिस्क्लोजर दें। एज सच मेरी ये रहेगी कि वो डिस्क्लोजर होना चाहिए। अब वो डिस्क्लोजर कहाँ होना चाहिए इसको मैं भी लेता हूं। दूसरा डॉक्यूमेंट जिसको मैंने कहा था मैं थोड़ी देर में लेता हूं वो है MR, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन। ये इसलिए जरूरी है कि इसमें बहुत सारी तमाम क्लॉजेस के अंदर जिम्मेवारी इतनी ऐसी है जो कि आपको मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन से लेनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी जिम्मेवारी खत्म हो जाएगी, लेकिन एट द सेम टाइम व्हेन एनीथिंग गोज रॉन्ग तो आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा आपने कितने ड्यू डिलिजेंस एफर्ट लिए। तो मैनेजमेंट को आपको बताना है। जैसे क्लॉज 4 के बारे में बताऊंगा वो MR से ही लेना पड़ेगा, क्योंकि उसमें ये कहता है इनडायरेक्ट टैक्स में आप कहाँ कहाँ रजिस्ट्रेशन बताइए। अब साहब मुझे सपना नहीं आएगा जब मैं आपको क्लॉज 4 में लेके जाऊंगा तो आपको पता लगेगा कि इनडायरेक्ट टैक्स की डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है, कहीं और नहीं दी गई, और कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक वर्ड यूज किया गया है ETC, तो टाइम टू टाइम चेंज होगा। तो इसलिए अपने को मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेनी जरूरी। 48(2)B वाले क्लॉजेस जहां पे रिलेटिव अपने को, तो आपको सपना तो आएगा नहीं। एक भाई का दूसरे भाई से झगड़ा है, जब हम उसको पूछते हैं कि भाई तेरा भाई है तो कहता नहीं मेरा भाई नहीं है, मैंने तो अखबार में भी दे दिया। लेकिन ब्लड रिलेशन तो ब्लड रिलेशन ही रहेगा। इसीलिए हमको मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन भी लेनी जरूरी। अब सवाल आता है 3CA कहाँ यूज किया जाएगा, क्योंकि इसकी गलतियां बहुत बार हमें मिली हैं। 3CA में हमको यूज करना है यार अकाउंट्स आर ऑडिटेड अंडर एनी अदर लॉ। तो एक तो कंपनीज एक्ट में होते हैं, हम सब जानते हैं, एनी अदर लॉ में। हाँ सर LLP में भी होते हैं, और मुझे एक कोऑपरेटिव में भी एक स्टेट में ऐसा मिला जहां की उनके एक्ट में लिखा है कि अकाउंट्स को ऑडिट करना। अब LLP एक्ट में लिखा है कि आपकी अगर टर्नओवर 40 लाख से ऊपर है और आपका कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ऊपर आया है तो आपको अंडर द लॉ ऑडिट करनी है। एज सच एनी LLP जिसका कि हमारा ये रिलेशनशिप 40 लाख से ऊपर बस ऑब्वियस टर्नओवर होगी अनलेस अंटिल 44 AD वाले की कन्वर्जन हो, और 25 लाख की कंट्रीब्यूशन, तो उसको भी आपको यहां लेना है। एक क्वेश्चन आ रहा था जो कि इरेलेवेंट हो जाएगा डेट एक्सटेंड होने के बाद, कि अगर AGM नहीं हो रही है और मेरे को क्लाइंट कहता है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दो, तो जब मैं आपको 3CA में एक्चुअल लेके चलूंगा तो आपको पता लगेगा कि यहाँ कैसे अब हमको करना है। तो 3CA में जब हम जाएंगे तो हमको ये देखना है कि यहाँ पे वो कहता है, मेरे पास एक टैक्स ऑडिट रिपोर्ट आई अभी DC के केस में कर रहा हूं, हमने ऑडिट ही नहीं करी, ऑडिट किसी और ने करी है, और मैंने यहाँ अपना नाम लिख दिया, क्योंकि हमें अपना नाम लिखने का बड़ा शौक है। हमने यहाँ लिख दिया कि ऑडिटेड बाय मी। अरे नीचे वाली ऑडिट नहीं, स्टैट्यूटरी ऑडिट के बारे में बोल रहा है, टैक्स ऑडिट के बारे में नहीं बोल रहा है। 3CA में वो पूछता है कि स्टैट्यूटरी ऑडिट किसने करी, उसका नेम, एड्रेस, पैन नंबर दीजिए और आप उसका सब कुछ डिटेल दीजिए, और उसकी कौन सी रिपोर्ट के ऊपर आप रिलाई कर रहे हैं उसकी कॉपी भी आपको लेनी है, और उसी से आपकी फर्दर रिपोर्टिंग होगी, क्योंकि आपको उसके ही बनाए हुए P&L, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इन द केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनीज एंड ऑडिटेड बैलेंस शीट उसी की लेनी है। अब सवाल, कुछ एक कंपनीज ऐसी होती हैं जिनके अकाउंट्स, फॉरेन कंपनीज ऐसी होती हैं 31 मार्च में नहीं होते। एज सच आप जो है
उस ऑडिट रिपोर्ट में फर्दर जो है, अगर 31 दिसंबर को अकाउंट उसके ऑडिट हुए स्टैट्यूटरी, तो आप मार्च के करते हैं, तो आप 3CA में नहीं भर सकते। 3CA में वही भर सकते हैं जो ऑडिट 31 मार्च की कंप्लीट हुई है, उनकी रिपोर्ट आ गई है, आपको मिल गई है, AGM हुई नहीं हुई इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। आपको ऑडिटर ने इश्यू कर दी रिपोर्ट, तो आप यहाँ पे उसको क्लेम कर सकते हैं और अटैच कर सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी यहाँ पे, अगर आप खुद ऑडिटर नहीं है, कोई दूसरा ऑडिटर है, तो आप उस ऑडिटर से या तो ओरिजिनल और वेरिफिकेशन जरूर कर लें कि वो पूरी रिपोर्ट है। क्लाइंट बहुत बार हमें ऐसा पता लगा है कि 2-2, 3-3 बैलेंस शीटें लेके घूमता रहता है, इनकम टैक्स में कोई लेता है, इसीलिए यूडिन लेके आए। और इसको अगर आपकी ऑडिटेड बैलेंस शीट 31 मार्च की नहीं है, तो आप 3CA में नहीं दे पाएंगे, 3CB में आपको रिपोर्ट देनी है। अब 3CA में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम हमेशा मिस आउट कर जाते हैं। 3CA कहता है आपको खाली ऑडिटेड अकाउंट्स नहीं वेरीफाई करने हैं, बल्कि आपको अदर डॉक्यूमेंट्स भी करने हैं। कौन से रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है, कहाँ देने हैं, कौन से दिए, ये सब आगे है, लेकिन रेलेवेंट डॉक्यूमेंट कौन से हो सकते हैं? प्रॉपर्टी की डिटेल है, इनडायरेक्ट टैक्स के आपके रजिस्ट्रेशन है, TDS की रिटर्न है, GST की रिटर्न है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स है, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको बीच में एग्जामिन करने पड़ सकते हैं। तो आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें और दी गई है, आपको इनको करना। इसके बाद आपकी ऑब्जर्वेशन और क्वालिफिकेशन, जिसका इस्तेमाल हम ये समझते हैं वर्जित है, अगर हमने कर लिया तो क्लाइंट हमें हटा देगा। सर अगर आपने नहीं दी तो किसी दिन आपको हटा देंगे इंस्टीट्यूट वाले, प्लीज बी केयरफुल। ये ऑब्जर्वेशन ऑब्लिक क्वालिफिकेशन है, सिर्फ क्वालिफिकेशन नहीं है। इसलिए मैं आपको जब इस पे लेके चलूंगा तो आपको लगेगा कि हमको ये सब चीजें देनी चाहिए। अब सर यूडिन से रिलेटेड एक डेवलपमेंट है, बता दें। ये पिछले साल आ गया था, यूटिलिटी में कोई चेंज नहीं है, लेकिन इस बार एक छोटा सा चेंज है। पिछली बार अगर आप ये देखेंगे तो यूटिलिटी में लिखा था यूडिन इज ओनली फॉर प्रिंटिंग पर्पस। तो जब आप अपलोड करते थे उस टाइम अगर यूडिन नंबर आप डाल देंगे तो स्कीमा में वो चढ़ जाता था, लेकिन डिपार्टमेंट उस इंफॉर्मेशन को कैप्चर करके कहीं स्टोर नहीं करता। अब डिपार्टमेंट ने एक सिस्टम बना दिया है जहां पे वो कैप्चर भी कर रहा है और आपको स्टोर भी कर रहा है और आपके लिए अवेलेबल रहेगी। अब सर ये सवाल आएगा कि अगर मेरे को मान लीजिए आज जो है 31 तारीख को एक अपलोड करनी है, तो एज पर प्रोटोकॉल मैं 15 दिन के अंदर यूडिन ले सकता हूं। तो या तो ये है कि अगर मैं यूडिन अभी डालूं या मैं 15 दिन में जब मर्जी डालूं। अगर मैं अभी अपलोड कर रहा हूं और मेरा यूडिन नंबर नहीं है तो कल को ये प्रॉब्लम ना हो जाए कि डिपार्टमेंट वाले ये कहें कि इसका यूडिन नहीं है। तो इसके लिए डिपार्टमेंट ने एक यूटिलिटी चेंज करा है जो कि हमारे को काफी बेनिफिट देगी। मैं आपको आगे लेके चलता हूं। 3CB में आपको ये भी बताना है कि ब्रांचेस आपने कौन सी ऑडिट करी। मान लीजिए जैसा मैंने एग्जांपल दिया था कि हेड ऑफिस की ब्रांचेस नीलकरी ब्रांचेस कोई और कर रहा है, तो आपको यहां बताना है। और कैसे कंसोलिडेशन करनी है ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा। इससे पहले मैं यूटिलिटी जो यूडिन से आई है रिलेटेड उसके बारे में बताना चाहूंगा। सर ई फाइलिंग पोर्टल में जब आप जाएंगे माई रिक्वेस्ट लिस्ट में, वहां पे जब यूजर आईडी आप डालेंगे, पैन डालेंगे SSC का, अपना पैन डालेंगे जो आपको ऐड किया हुआ है, तो आप वहां पे यूडिन नंबर डाल सकते। ये तो सर आप तब डाल पाएंगे जब आपको हाथ के हाथ डालना है, जब आप अपलोड कर रहे हैं। अब सवाल ये आता है जो कि 15 दिन के अंदर डालेंगे वो कहाँ आएंगे। उसी का इन्होंने इसी माई रिक्वेस्ट में एक दूसरी विंडो दी है जिसमें इन्होंने कहा है व्यू ऑब्लिक अपडेट यूडिन। तो आप जो है CA के लॉगिन से जाएंगे। अभी आप यहां गए थे क्लाइंट के लॉगिन से और पैन ऑफ द SSC डाला था, पैन ऑफ द CA डाला था और आपने यहां यूडिन नंबर डाला था। अब आप जो इसको डालेंगे अपडेट करने के लिए वो CA के लॉगिन से ही हो जाएगा, क्लाइंट नहीं कर पाएगा।
आपको पैन एसएससी का डालना है, जिस फॉर्म के बारे में अपडेट करना चाह रहे हैं, ये 3CD नहीं है, कोई भी फॉर्म आप जो इनकम टैक्स पे अपडेट करते हैं, अपलोड करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, वो यहाँ पे आप अपडेट कर पाएंगे। और ये व्यू अपडेट यूडिन वाला यहाँ पे आ गया। अभी मैंने चेक नहीं किया है क्या ये 16वें दिन अपडेट करने देगा या नहीं, लेकिन मेरी ओपिनियन में इनको इस चीज से ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए कि मैं कब अपडेट कर रहा हूं, बट दिस इज टू बी चेक। सो ये सिचुएशन यूडिन से रिलेटेड आई। अब मैं आपको लेके चलूंगा ऑब्जर्वेशन और देखिए जो है विनय भाई, कोई अनम्यूट है कोई? सर मैंने कर दिया, म्यूट कर दिया सर जी। अच्छा जी अब सर ये ड्रॉप डाउन जो है हमारी कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि उन्होंने क्वालिफिकेशन टाइप दी हुई हैं, ये सेलेक्ट करनी है, इसमें आपको लिखने का कोई वो मौका नहीं दिया गया है। तो आपको यही बताना है कि आपका ये ठीक है या गलत है। और एक इन्होंने हमें रामबाण ऐसी चीज दी है जो कि हम यूज करें, और वो है लास्ट वाली अदर्स। May I request member to please keep them mute unless until you have to ask the question. अब सर अदर्स वाली जो है इसके अंदर अगर आप जाएंगे तो जितनी भी आपको क्वालिफिकेशन देनी पड़ सकती है या ऑब्जर्वेशन देनी है आप यहां दे सकते हैं। अब सर ये कैसे हो सकता है? जैसे आपका पर्सनल एक्सपेंसेस, आपको क्या पता क्या कर रहे हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मैं अपने ही मान लीजिए एग्जांपल, मैं एक कंपनी में डायरेक्टर, वैसे मैं कहीं नहीं हूँ डायरेक्टर, लेकिन मैं एक अगर कंपनी में डायरेक्टर हूँ और मान लीजिए मैं जो है कॉर्पोरेट कार्ड से एक मॉल में जाके एक घड़ी ले आता हूँ, एक लेडीज पर्स ले आता हूँ, और भाभी जी गई थी, इनके लिए जो है मैं कुछ परफ्यूम भी खरीद लेता हूँ और मैं कंपनी में डेबिट कर देता हूँ। अब जब मैं ऑडिटर हूँ, विनय जी अगर ऑडिटर है, मुझसे पूछते हैं तो बोले जी बिजनेस एक्सपेंस है। बोले घड़ी, बोले डिस्प्ले के लिए रखी हुई है ऑफिस में, पहनी तो मैंने हाथ में, मैं देख रहा हूं कि घड़ी पहनी हुई है क्लाइंट ने, लेकिन मेरे पास रॉकेट साइंस नहीं है कि मैं ये डिटरमाइन कर पाऊं कि ये पर्सनल है या नहीं है। तो इसको हमको अपनी क्वालिफिकेशन या ऑब्जर्वेशन में देना है कि जैसे 21A क्लॉज में ये कवर होता है, in respect of, in absence of information, it is not possible for us to verify whether the personal expenses incurred have been debited in the P&L or not, and it has been intimated। यहाँ पे आपका MR का इंपॉर्टेंट आ गया। आपको अपने ड्यू डिलिजेंस तो लगानी है, क्वेश्चन पूछने ही है, लेकिन अगर आपका जो क्लाइंट है वो आपको इन्फॉर्म करता है कि कोई एक्सपेंस डेबिट नहीं हुआ, तो आप क्या करेंगे? I am a watchdog, I am not a bloodhound। सो ये एक कॉल लेनी पड़ेगी कि कौन से ऐसे पर्सनल एक्सपेंसेस हैं जिनको मैं क्वालिफाई करूंगा और कौन से ऐसे हैं जिनको मैं डिस्क्लेमर से ले जाऊंगा। इसी तरीके से 21D 31 में आपके अकाउंट पे इंस्ट्रूमेंट वगैरह या जो भीम या वो ऐप जो है जिनसे अगर कोई पेमेंट हो रही है तो वेदर वो आपके अकाउंट पे है या नहीं। अब ये ऐप से या जो आपकी क्रेडिट कार्ड से, इनकी तो अकाउंट पे ही का तो कोई मतलब नहीं है, अकाउंट से जा रही है, तो खाली अब ये जो आपकी क्लॉज जो है रेलेवेंट रह गई। अब ये चेक्स और ड्राफ्ट से रिलेटेड रह गई। नेक्स्ट है 22 नंबर MSMED के लिए। ये सर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि MSMED में कौन सा क्लाइंट हमारा उसका सप्लायर या बायर रजिस्टर्ड है ये मुझे मालूम नहीं। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि MSMED एक बहुत ही प्रोटेक्शन के लिए, और हम चार्टर्ड अकाउंटेंट भी रजिस्टर हो सकते हैं। इसके अंदर अगर क्लाइंट 45 दिन के अंदर पेमेंट नहीं दे तो उसको कंपलसरी इंटरेस्ट देना पड़ता है, और वो इंटरेस्ट उसको इनकम टैक्स में भी अलाउेबल नहीं है। और कॉर्पोरेट एसएससीज को एक MSMED की रिटर्न भी फाइल करनी पड़ती है। तो जब हम ये वाली क्लॉज की रिपोर्टिंग करें तो हमको इन सब डॉक्यूमेंट्स को ले लेना है, और साथ में हमें ये भी एक जो है क्वालिफिकेशन या ऑब्जर्वेशन दे देनी है कि इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू वेरीफाई,
क्योंकि वो आपको सर्टिफिकेट दे देगा। अब 200 हैं, मैंने रजिस्ट्रेशन करा रखी है, मैं नहीं देता। या तो वो सबको चिट्ठियां हमसे लिखवाए और उनके जवाब भी आप पे आए। बहुत सारे मैंने ऑडिट रिपोर्ट देखी जहां पे वो लिखते हैं कि इतनी कंफर्मेशन इश्यू करी हमने और उसमें से इतने जवाब आ गए, इतने नहीं आए, इतने फेवरेबल थे, इतने नॉन फेवरेबल थे। तो ये सब जो है हमारे ऑडिट स्टैंडर्ड में जहां जहां जो है वो रिक्वायर्ड है। वीरेंद्र जी, आप कुछ मेरी स्लाइड में वो करना चाह रहे हैं क्या? कहीं पॉइंट आउट करना चाह रहे हैं कोई चीज? ओके, क्योंकि वो एनोटेशन की परमिशन मांग रहे थे, मैंने नहीं दी है। अगर आप कहेंगे तो दे देंगे। अब सर, ये मैंने इस तरीके से बहुत सारी क्लॉजेस के अंदर बना रखे हैं टेम्पलेट। देखिए, अब मैं यहाँ फिर एक छोटा सा बोलूंगा कि एक मैं अमिताभ बच्चन जी की एक पिक्चर देख रहा था। अमिताभ बच्चन जी ने उसमें ये कहा कि इंग्लिश इज ए फनी लैंग्वेज। मैं मजाक नहीं उड़ा रहा। कहते पीयूटी पुट होता है तो जो है बीयूटी बुट क्यों नहीं होता, बट होता है। तो सर, ये लैंग्वेज मैंने ड्राफ्ट करी है। मैं भी सरकारी स्कूल का पढ़ा हूँ, जो मेरी समझ में आई मैंने ड्राफ्ट कर दी। आप अपने हिसाब से कर लें, ये कोई परमानेंट नहीं है। सरकमस्टांसेस तो सरकमस्टांसेस डिपेंड करती है और आपको अपने हिसाब से इसको लिखना है। हाँ, इतना जरूर बताना चाह रहा हूं कि मुझे खुद को समझ में आनी चाहिए कि मैंने क्या लिखा। सामने वाले को क्या समझ में आ रही है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। इसमें बहुत सारी चीजें मैंने ऐसी कर दी हैं। इसलिए ये सर फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं वीरेंद्र जी, मैं अप्रूव नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी प्रेजेंटेशन में वो फिर आना शुरू हो जाता है। सर, आपको अप्रूव नहीं करता है। ठीक है, राइट सर, क्योंकि वो मेरी स्लाइड में कुछ भी कर सकते हैं एक बार मैंने अप्रूव कर दिया तो। इसी तरीके से क्लॉज 33, 34, 40, 42 और मैंने 29 ए इन सब के बारे में अपनी जो ऑब्जर्वेशन है दी है। अब सर, ये जो है मेरा एक जिसे कहते हैं ओवरव्यू था सो फार एज 3CA 3CB न्यू अमेंडमेंट। अब एक इंपॉर्टेंट बताऊंगा, इसके बाद मैं फिर आपके पास क्वेश्चन आंसर के लिए आऊंगा। साहब, एक मुझे वाकया याद आया है। मैं अभी नया आर्टिकल था, 7-8 दिन हुए थे मुझे ज्वाइन करे, तो मेरे बॉस ने मुझे डेट लेने के लिए भेज दिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कमिश्नर के पास, कमिश्नर अपील। जब मैं वहां गया ढूंढ ढांड के पूछ के, तो जैसे ही मैंने पीएन जो वहां था एक, उसको मैंने बोला कि मुझे डेट लेनी है, तो मुझे कहने लगा भाग जाए यहाँ से, डेट वेट नहीं मिलेगी। सर, मैं उस टाइम टाई पहनता था हमेशा, आज भी पहनता हूँ अभी, क्योंकि आज मैं वर्क फ्रॉम होम हूँ और नई टाई पहनी हुई, पर मैंने टाई उस टाइम भी पहनता था। पहले दिन से मैं टाई पहनता हूँ। मेरे को शायद जिन लोगों ने देखा होगा, ऑफिशियली मैं हमेशा टाई पहनता हूँ। और मैंने उसे कहा कि क्या है, रिस्क इज ऑफ माय बॉस। तो मैंने कहा नहीं, दे दे यार, डेट लेने के लिए बोला। उसने बोला डेट लेके आइयो वरना मत आइयो। उसने अंदर भेज दिया, मुझे स्लिप दे दी, 10 मिनट बाद बुला लिया। जैसे ही मैं अंदर गया, अंदर जो कमिश्नर मैडम ने बड़े कड़क शब्द में पूछा, व्हाट डू यू वांट? तो मैंने कहा आई वांट योर ब्लेसिंग्स। हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। उनका गुस्सा ठंडा हो गया। बोले अच्छा बोलिए क्या चाहते हैं? मैंने कहा जी डेट। कहते हैं आपको मालूम है इसके अंदर आप 10 डेट पहले ले चुके हैं। मैंने कहा जी मैडम बात ये, बॉस बीमार था, ये चिट्ठी पढ़ ली मैंने। पहले चिट्ठी पढ़ी कि चिट्ठी में क्या लिखा है। मैंने कहा बॉस बीमार है। बोले साइन किए उन्होंने। मैंने कहा हाँ जी, एक्चुअली क्या है, मैसेज आया था ऑफिस में, उस जमाने में तो ये था नहीं मोबाइल, तो मैसेज आया ऑफिस में, मैं गया और उनके घर से साइन करा के लाया। वो आईसीयू में एडमिट नहीं है, खाली उनको डायरिया है, वो आ नहीं सकते क्योंकि यहाँ बैठना पड़ जाएगा, पता नहीं लगे कुछ, यहाँ पे कैसे इंतजाम होगा। तो उन्होंने कहा कि वेयर इज योर पावर। अब साहब ये नया क्वेश्चन था मेरे लिए, पावर मेरे को पता ही नहीं था। तो मेरे मुंह से ये निकला कि ये पावर पता नहीं क्या चीज पूछ रही। मैंने कहा आई हैव ऑल पावर। कहते क्या मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? मैंने कहा आई एम ए रजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट गवर्न्ड बाय द पार्लियामेंट एक्ट, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949 which is a act of parliament, and I am a registered article. I can do whatever my boss can do, even I can do better than him. उसने वही लिखा और मुझे डेट दी। साहब जब मैं ऑफिस आया, मैंने सबसे पहले अपने सीनियर बॉस को पूछा। मैंने कहा बॉस ये पावर क्या होती है, ये तो बता दे। बोला पावर टर्न होती है। मैंने कहा कहाँ डिफाइंड है? वो कहती पावर कहाँ है? अरे हमें तो भेज दिया तूने वहां बलि का बकरा बनाने के लिए, अभी ये कैसे होगा? तो उसने मुझे बताया सेक्शन 288 में पावर होती है पावर टर्नी ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव।
एडवोकेट के अलग, चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए, कंपनी सेक्रेटरी के अलग, एम्प्लॉयज के लिए अलग, और एसएससी के लिए भी वहां पे रूल्स दिए गए। तो सर ऑडिट के अंदर एक ड्रास्टिकली चेंज आया, जिसको मैं 98 से लड़ रहा था कि अब जो है ऑडिट जो है सर्टिफाइड या सीओपी होल्डर ही साइन कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर मैं कंपनीज एक्ट के लिए नहीं एलिजिबल हूं तो मैं ऑडिट टैक्स की भी नहीं कर सकता। इसी तरीके से अगर मैं रिश्तेदार की नहीं कर सकता, इंडेटमेंट की नहीं कर सकता, एओपी का मेंबर हूं उस एओपी की नहीं कर सकता, अगर मैं उसके अंदर कोई ट्रस्टी हूं ट्रस्ट में जो ए बी सी और डबल सी ऑफ सेक्शन 13(3) मेरे ऊपर लग रहा हो तो मैं नहीं कर सकता, अगर मैं कोई वेरीफाई रिटर्न करने के लिए एलिजिबल हूं नहीं कर सकता, और ऑफिसर हूं एम्प्लॉय का, ऑफिस हूं एम्प्लॉय हूं नहीं कर सकता, और पार्टनर वगैरह एम्प्लॉयमेंट में, ये बहुत सारी सब चीजें दी गई हैं। कृपया जैसे मेरी पावर मैंने बताई वैसा मत करना, अपनी पावर को सेक्शन 288(2) के अंदर जरूर चेक कर लेना कि आपके पास एलिजिबिलिटी है या नहीं है। ये चीजें जो मैंने आपको बताई, हो सकता है आपने बहुत सारे अटेंड करे हो ये प्रोग्राम टैक्स ऑडिट पे, पर ऐसा मेरा मानना है कि इन चीजों के बारे में शायद ना बताया गया। अब मैं विनय जी एक बार यहाँ स्टॉप लेना चाहूंगा। अगर किसी तरीके के कोई क्वेश्चन आंसर आपके पास आए हैं तो आप बता दीजिए, या मुझे कहीं पढ़ने हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं जो है वो पहले क्वेश्चन आंसर डील करना चाहूंगा। सर अभी कोई क्वेश्चन? वेरी गुड, चलिए तो या तो सब लोग अपनी फोटो लगा के चले गए हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो होने ही चाहिए ना जी। चैट में भी मैं देख रहा हूँ कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ, और सीपी नहीं है इस प्रोग्राम में। नहीं, मेंबर तो सिंसियरली अटेंड कर रहे हैं, ये चलिए सर, फोटो लगा के, नहीं तो उनको आने की जरूरत क्या है। हाँ वेरी गुड। देखो मैं इसीलिए बता रहा था क्योंकि यहाँ सीपी नहीं है, उसके बावजूद भी मेंबर अवेलेबल है। चलिए सिंसियरली ज्वाइन कर रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ देखो सर, ये एक आ गया है, अजय वर्मा जी का है कुछ। हाँ, ये सर, इफ एनी कॉर्पोरेट डज नॉट प्रोवाइड इंटरेस्ट प्रोविजन देन शुड इट बी क्वालिफाइड। सर ऐसा है कि आपको रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट भी क्वालिफाई करनी चाहिए, पर मेटीरियलिटी अगर हो, मान लीजिए 10 रुपए का 20 रुपए का इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं किया तो वो बात अलग है, मेटीरियलिटी नहीं है। लेकिन मैं एक केस हैंडल कर रहा हूं जिसके अंदर एमएसएमई को अलग से दिखाना है, आपको एमएसएमई के जो डेटर क्राइटेरिया है उनको बिल्कुल अलग दिखाना है, और रिपोर्टिंग हमारे उसके अंदर बिल्कुल अलग है। एक केस हैंडल कर रहे हैं जिसके अंदर उन्होंने एमएसएमई नहीं दिखाया, और वो एमएसएमई वाला आ गया और कह रहे हैं इन्होंने पेमेंट भी नहीं करी, ये वो, और कंप्लेंट कर रहे हैं शूट में। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं। संजय भाई, एमएसएमई की क्लाइंट के पास कोई डिटेल नहीं होती, उसके जो डेटर्स हैं कौन कौन से एमएसएमई में रजिस्टर्ड हैं, कोई ऐसी विंडो नहीं है कि ऑडिटर उसको वेरीफाई कर पाए क्रेडिट डेटर्स को, पर क्लाइंट को भी नहीं पता होता, उसके इनवॉइसेस में भी नहीं लिखा होता मोस्ट ऑफ द टाइम कि इज एमएसएमई रजिस्टर्ड। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसीलिए मुकेश भाई मैंने अपनी जो ऑब्जर्वेशन है उसके अंदर ये क्लियर कट कर दिया है कि आपको ऐसे जो हैं ये नोट देना चाहिए अगर आपके पास विंडो नहीं है, और एमआर में आपको उसको रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि वो हमें परमिशन दे, लिस्ट दे, ताकि हम उन सबको चिट्ठी लिख सकें, और उससे परमिशन नहीं लेनी है, क्योंकि लेगा तो आपको सब भेजनी पड़ेगी और आपको सब चीजों की चिट्ठी अपने यहाँ ही मंगानी पड़ेगी। हाँ, और बहुत सारे लोग मेल्स पे भेज देते हैं, मेरे पास कई आते हैं मेल्स पे, तो उस केस के अंदर या तो एग्रीमेंट हो कुछ, या कोई ऐसी चीज हो जिसपे आप मेल दे रहे हो तो बात अलग है, आज आईटी एक्ट में आप कर सकते हैं, लेकिन वो एक बहुत बड़ा सब्सटेंशियल एविडेंस नहीं होगा। अब कोरोना काल में आप चीजों को कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑडिट भी हम लोग जो है वो अब रिमोट से कर सकते हैं। और यहाँ पे ये बताना चाहूंगा, क्योंकि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन करा, रिमोट से अगर ऑडिट कर रहे हैं तो वो भी हमको बतानी है, अभी मैं आपको बताऊंगा कैसे और कहाँ पे उसको करना है। ठीक है सर, एमएसएमई का ये मैं दोबारा अपने स्क्रीन पे लेके आया। सर एक क्वेश्चन और संजय सरदा जी का क्वेश्चन है। हाँ जी। आई हैव अ केस ऑफ बिल्डर हु हैज एवरी ईयर got tax audit report obtained from CA.
In this particular year, the firm overhead कुछ शॉर्ट में लिख दिया उन्होंने, overhead is less, turnover हो गए तो is less, but he want to get account audited under 44AB. What आता हूँ सर, should we आता हूँ सर, उस पे भी आता हूँ। audit opinion? ऑल नहीं कर सकते आप ऑडिट, और अगर आपको किसी वजह से करना है, सिंस आई एम रिकॉर्ड, लेट मी टेल यू, आपको असाइनमेंट उससे लेना है कि उसकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती फिर भी वो कराना चाह रहा है, और आप अपनी ऑब्जर्वेशन में जो मैंने बताया है वहां आप जरूर क्वालिफाई कर दें कि ये 44 AD के अंदर नहीं फॉल आउट करता। अभी आपको नया प्रोविजन जो बताऊंगा, जो 5 करोड़ तक वाला है, वहां पे तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है कि वो कह रहे हैं कि बैंक में कर दो या मेरे को कर दो, तो इसलिए आपको ये जो है एक कॉल लेनी है कि ऑडिट आप कैसे कर सकते हैं जब वो एलिजिबल ही नहीं हो। तो ये है सर, मैं अभी लेता हूं उसको। और कोई सवाल सर? एनी अदर क्वेश्चन? विनय भाई, आई थिंक मुकेश भाई कुछ गड़बड़ हो गया है। एक क्वेश्चन आया सर हाँ अजय जी, वर्मा का, if any हाँ जी। registered in MSME Act but does not move in the new registration will SSE status would remain as MSME as MD. उन्होंने in the new if an SSC सर प्लीज पार्टिसिपेंट करिए, आपको म्यूट कर लें, क्योंकि if सर एक मिनट, वो क्वेश्चन ऊपर आ गया। if हाँ an जी। SSC is registered in MED MSME, हाँ जी, वो गलत लिख गए हैं, MED लिख, but does not move to the new registration, आधार रजिस्ट्रेशन कह रहे हैं वो, will SSC status would remain as MSMED? यस सर। एक्चुअली मैं आपको बताता हूं, अभी MSMED की 31 मार्च के बाद डेफिनेशन एनहांस कर दी गई है। आप अगर एक बार रजिस्टर्ड हो गए, आप जैसे आप अगर मान लीजिए वैट में रजिस्टर्ड थे या सर्विस टैक्स में रजिस्टर्ड थे, तो आपको माइग्रेट कर दिया था उन्होंने GST रिजीम में। तो ऐसे ही MSMED में अगर कैंसिल नहीं हुआ है तो आप MSMED में रजिस्टर्ड है। तो आपको अगर एनहांसमेंट है तो मैं, क्योंकि मुझे इस बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है MSMED का, आप रजिस्टर्ड हैं तो आपको देना है, नहीं है रजिस्टर्ड है तो नहीं है। ठीक है जी, जी प्लीज। और एक क्वेश्चन और आ रहा था, जाजू अनिल जी, पता नहीं कुछ था। वो लिख रहे हैं सर, if a audit report is going to approved by client after 1 month of uploading of audit report, should we again upload the audit report with new Why? and then approve? सर ऐसा है, जैसा मैंने क्लियरिटी करी, अगर आपने 22 अक्टूबर से पहले चढ़ा दी और आपने 30 सितंबर के पहली डेट में करी हुई है और 30 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच में यूडिन भी क्रिएट किया हुआ है, तो आपकी पुरानी रिपोर्ट चल जाती है। अगर क्लाइंट ने, मान लीजिए आपने रिपोर्ट तो अपलोड कर दी और उसने नहीं अप्रूव करी, तो अब आप पुरानी में अपलोड नहीं कर पाएंगे क्योंकि स्कीमा लेगा ही नहीं। तो आप क्लाइंट को ये कहिए कि उसको रिजेक्ट करे, और रिजेक्ट करने पे ये रीजन दे कि नया 3CD फॉर्म आ गया है और आप उसकी रिवाइज रिपोर्ट करें अगर आपके कंसेशनल रेट ऑफ टैक्सेशन है। तो ये जो है आपका इस चीज का जवाब है। ठीक है जी, और कोई सर आगे चलूं? जी सर प्लीज। चलिए सर, अब मैं ये टोटल क्लॉजेज एक बार लूंगा जैसा कि मैं बता रहा हूं, फिर मुझे आप लोग जो चीज कहेंगे मैं मॉडरेटर साहब को जाने नहीं दूंगा। विनय जी कहीं भी आप हिल नहीं सकते एज लॉन्ग एज आई एम हियर। तो ये मैं आपको पूछना चाहूंगा कि मेंबर्स का चैट बॉक्स में बता दें कि वो कौन सी क्लॉजेस को मेरे से एड्रेस करना चाहते हैं, ताकि मैं विद इन टाइम, क्योंकि मेरा आगे भी एक सेमिनार है, सैटरडे इज ए वेरी जो है वो टाइट अपडेट। तो पहला नेम ऑफ द एसएससी है, एड्रेस है, पैन है, इसके बारे में 3 नंबर क्लॉज के बारे में मैं जरूर एक बार थोड़ा सा आपको, क्योंकि इश्यूड की ऑब्जर्वेशन है तो मैं उसके बारे में जरूर बताना चाहूंगा। और ये भी इम्पोर्टेंट इसलिए है, मैं एक सेकंड लिख लूं विनय जी, क्लॉज नंबर 3 को मैं जरूर बताऊंगा। 4 मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, स्टेटस प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर,
रेलेवेंट 8 को जरूर बताऊंगा, वो जो 5 करोड़ वाला क्वेश्चन है उसको एक्सप्लेन। 8A में एक्सप्लेन कर चुका हूं, अगर कंसेशनल रेट है तो आपको यहाँ लेना है वरना नहीं। 9 वाइन ये सब छोड़ देते हैं, इसमें मुझे कोई ऐसा इश्यू नहीं आ रहा है। 11B को मैं एक बार लूंगा क्योंकि यहाँ हमारे सीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर कोई और क्लॉज आपको इसमें कोई हो तो मुझे आप बता दें। इसके बाद मैं आपको क्लोज 18 में एक्सप्लेन कर चुका हूं, जो उसमें अमेंडमेंट आया है। यूटिलिटी दिखा दूंगा मैं आपको 18 में, और ये 16A भी ले लेंगे एक बार, 16 ले लेंगे, 16A ले लेंगे, 21 को एक बार ले लेंगे पूरा, काफी बड़ा है 21, और 21 के बाद 22 MSMED ले लेते हैं। चलिए इसके बाद 26 ले सकते। एक क्लॉज PF वाली बहुत लोग बोलते हैं, ये है 20B। 20B के बारे में भी बताना चाहूंगा। इसके बारे में और बाकी आपकी 28 नंबर क्लॉज रिडेंडेंट हो गई है क्योंकि ये सबस्यूम्ड हो गई है 29B के अंदर, 29 कैपिटल B, इसलिए अब कोई रिपोर्टिंग नहीं आएगी 28 में। ऐसे ही 30 में कोई नहीं आती, हुंडी कंसेप्ट खत्म हो गया है। 30C डेफर हो गई है, जैसे पिछले साल डेफर हो गई थी, इस साल भी डेफर हो गई है। इसके बाद आपका 44 डेफर हो गई है। अगर कोई और लेनी हो आप मुझे तो बता दीजिएगा। इस जितना समय है उसके बेसिस पे मेरे ख्याल ये 8-9 क्लॉजेज ही हो पाएंगे। चलिए 115 ए इसको फिर से एक बार देख लीजिए, नंबर की रिक्वेस्ट आई है। 8A यस, हाँ जी बता दूंगा। इसमें एक्चुअली इनकी क्वेश्चन यहाँ से रिलेटेड नहीं होगा, इनका क्वेश्चन होगा कि ये कौन सी चीज है। सर सेक्शन पढ़ना पड़ेगा, और सेक्शन को पढ़ने के बाद वैसे मैं ले लूंगा उसको, 8A ले लूंगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम 3 नंबर क्लोज में चलते हैं जहां एड्रेस है। इशूड की ऑब्जर्वेशन ये है कि एड्रेस जो है वो जो है इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट आता है, और ये एड्रेस कॉर्पोरेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पेन वाला एड्रेस लेना है, लेकिन सर अगर आप वो एड्रेस डालेंगे जो एग्जिस्ट नहीं करता है तो आपको जब आप 11B में जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी। और रिमोट वाले भी मैं जो आज की कोरोना काल है उसको भी मैं आपको वहीं बताऊंगा कि वो क्या है। तो एड्रेस में इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट इन सर्टेन टैक्स ऑडिट रिपोर्ट एड्रेस मेंशन इन फॉर्म 3CA एंड 3CB इज डिफरेंट from the one mentioned in annual report or registered under MCA। ये उनकी ऑब्जर्वेशन है। तो अगर मान लीजिए ये अलग अलग एड्रेस हैं तो आपको अपनी क्वालिफिकेशन या ऑब्जर्वेशन में रीजन दे देना चाहिए कि ये एड्रेस इस वजह से अलग अलग है। क्लॉज नंबर 2 में आप पेन वाला भी एड्रेस डाल सकते हैं, क्लॉज नंबर 2 में रजिस्टर्ड ऑफिस का भी डाल सकते हैं, क्लॉज नंबर 2 में आप SSC कोई और एड्रेस देना चाहे तो वो भी डाल सकते हैं। लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा कि पेन में अलग है, यहाँ अलग है। मैंने ये दिया है क्योंकि SSC ने मुझे कहा कि ये मेरा एक्चुअल एड्रेस है। बहुत बार क्या होता है पेन में चेंज हो जाता है, आपने पेन की एप्लीकेशन डाल रखी है लेकिन जब आप देखेंगे तो इनकम टैक्स की साइट पे वो आपकी जुडिक्शन वहीं दिखाता रहता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी ऑब्जर्वेशन जरूर चली जाए। क्लॉज नंबर 4 में वो कहता है SSC लाइबल है, अगर है तो ये नंबर दे दीजिए, अगर लाइबल नहीं है तो ये नंबर कहाँ से देंगे। अब ये नंबर जो है सर इतने सारे इन्होंने बोल दिए। अब सर जब मैंने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा क्योंकि और कहीं डिफाइन नहीं था, तो कॉन्स्टिट्यूशन 246 आर्टिकल बोलता है कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज, सेंट्रल सेल टैक्स, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स, वैट, GST एंड अदर इनडायरेक्ट टैक्स सच एज एंट्री टैक्स नहीं सुना था पहले, ऑक्ट्राई खत्म हो गई है, लग्जरी टैक्स है, एंटरटेनमेंट टैक्स है, आर्टिकल 265 का है, और साथ में ETC है। तो ETC जो ले देते हैं ना E&Q कि एरर एंड
ओमिशन जो है रिग्रेटेड, तो ये भी इन्होंने यहाँ है। तो प्लीज बी केयरफुल, यहाँ MR में क्लाइंट से सारे ले लें और उनको दे दें। अब ये सवाल कई बार पूछते हैं कि सर्विस टैक्स तो अब खत्म हो गया, अगर सर नंबर जिंदा है, अगर सब्स्टिट्यूट नहीं आपको, और आप जैसे पेट्रोल पंप है VAT में है, लेकिन कोई और चीज बेचता है जो GST में आती है, तो आपको GST नंबर और VAT नंबर दोनों देने पड़ेंगे। तो ये सर इसके अंदर एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन है हमारी, इसको आप प्लीज ध्यान रखें। अब चलते हैं सर क्लॉज 8 जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा झगड़े होते हैं। मेरी ओपिनियन में जो एक्ट है वो सुप्रीम है। रूल्स, फॉर्म्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, they are the subservient of the act and as such act is supreme। अब जब एक्ट में हम जाते हैं तो एक्ट हमको क्या कहते हैं? क्लॉज 44AB में जो डिफरेंट क्लॉजेज हैं वो हैं छोटा a, छोटा b, छोटा c, छोटा d, छोटा e और प्रोवाइजो। जब हम इनको पढ़ते हैं तो इसमें और जो हमारी यूटिलिटी है इसके अंदर एक कन्फ्लिक्ट आता है और वो आता है 44ABE के अंदर, प्रॉफिट एंड गेन्स लोअर देन डीम्ड प्रॉफिट अंडर 44AD। लेकिन जब मैं यहां जाता हूं तो क्लॉज डी जो है, जो कि ई से गवर्नड होती है, वो ये कहती है, सॉरी ई गवर्नड होती है, वो कहता है कि इफ प्रोविजन ऑफ 44AD4 आर एप्लीकेबल। और 44AD ये कहता है कि अगर आपने कभी 44AD को प्रीवियस ईयर में यूज किया है और अब आप प्रेजम्पटिव रेट नहीं देना चाहते, लोअर देना चाहते हैं, तो आपको अगले 5 साल 44AD नहीं मिलेगा और आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। चाहे आप 8% से ऊपर दें अगले साल या ना दें, आप अगले 5 साल तक 44AD प्रेजम्पटिव रेट ऑफ टैक्सेशन को नहीं यूज कर पाएंगे और आपको ऑडिट कराएंगे। लेकिन जब मैं यूटिलिटी देखता हूं तो वो यहाँ पे कहता है लोअर देन दी। इसके इसलिए कई क्वेश्चन आए हैं कि कई बार इवन लोअर देन है और आपने 44AD कभी इस्तेमाल ही नहीं किया और आपकी टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख से नीचे है, तो आपको कोई ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अपने P&L बैलेंस शीट को भरना पड़ेगा, क्योंकि 44AA के अंदर ये बताया गया है किधर किधर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं, कौन कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने हैं, प्रोफेशन में भी बिजनेस में भी। तो इसलिए ये मैंने एक एनोमली बताई है कि 44ABE में अगर क्लाइंट कहता है कर दो, तो आपको उसको पूछना पड़ेगा, आपका मैंडेट क्लियर कट ये बोलेगा। इसी तरीके से दूसरा जो अब जो इश्यू आ रहा है 44ABA में, इसमें जो प्रोवाइजो आ गया जो आपकी स्क्रीन पे है, प्रोवाइजो जो है बेनिफिशियल नहीं है, प्रोवाइजो कंपलसरी है। इस प्रोवाइजो में ये लिखा है कि आपकी 1 करोड़ से ऊपर और 5 करोड़ से नीचे अगर टर्नओवर है अप टू 5 करोड़, तो आपको नीचे वाली क्लॉजेस में अगर आप फॉल आउट करें तो आपको टैक्स ऑडिट नहीं करानी है। अब सर एक पेपर पेंसिल अगर आप लेना चाहें तो ले लें, आपको यहाँ पे 3 सवालों के जवाब लेने पड़ेंगे, तब आप डिसीजन लेंगे कि टैक्स ऑडिट आपको करनी है या नहीं करनी है। और ये 3 सवाल असेसी को भी रिटर्न के अंदर पूछे जा रहे हैं। जब आप ये क्लेम करेंगे कि आपने 44ABA के अंदर करा है तो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अगर एलिजिबिलिटी नहीं है और एसएससी आपको वॉलंटरी ऑडिट दे रहा है, तो आपको अपनी रिपोर्ट में मेंशन करना है, मैंडेट में मेंशन करना है और सब जगह आपको ये लिखना है कि ये जो है वॉलंटरीली करा रहा है, इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है अदरवाइज। अब सर मैं आपको लेके चलूंगा रिटर्न के फॉर्मेट पे, जहां की रिटर्न में इन 3 चीजों को हमसे पूछा गया है और
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेन पेंसिल आप चाहें तो ले लें। पहला क्वेश्चन आपको ये बताना है, क्या आपकी टर्नओवर ग्रॉस रिसीट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, आज की अगर बात करें तो अगर हम ऑडिट 1/4/19 से 31/3 बीच के बीच में कर रहे हैं, तो क्या आपकी टर्नओवर 1 करोड़ 1 रुपए से है या नहीं, और 5 करोड़ से नीचे। ये टर्नओवर की बात कर रहा है, प्लीज बी केयरफुल। टर्नओवर, सेल्स, ग्रॉस रिसीट्स। टू माय सरप्राइज कानून में कहीं भी डिटरमाइन नहीं है, इनकम टैक्स कहीं नहीं बता रहा सेल्स क्या है, टर्नओवर क्या है, ग्रॉस रिसीट्स क्या है। इसके लिए बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, क्या इसमें जीएसटी इंक्लूड करना है, वैट इंक्लूड करना है, और खास तौर अगर मैं इंक्लूसिव सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कर रहा हूं जहां पे जीएसटी को सेल्स में ले रहा हूं। सर, इशूड का गाइडेंस नोट क्लियर है और कहता है थ्रेशोल्ड के लिए आपको जो है वो लेवीज जो कि आप किसी के बिहाफ पे कलेक्ट कर रहे हैं वो इंक्लूड नहीं करनी है। आवर गाइडेंस नोट 2014 का है, 2017 के अंदर आपका जीएसटी आया, अभी अपडेशन नहीं आया है, तो यहाँ पे जीएसटी के लिए भी पेरीमेटेरिया सेम कंडीशन है। तो 1 से 5 करोड़ के बीच में आपको नहीं जीएसटी को इंक्लूड करना है। अब ये जो है आपको कहां से पता लगेगा, मैं ये आपको बता देता हूँ, एक मिनट। ये सर हमारा इंस्टीट्यूट का गाइडेंस नोट जो है पैरा 5.5 2014 का पेज नंबर 21 पे टर्नओवर के बारे में बताता है, और नॉर्मली लिखता है शेल एक्सक्लूड एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सेल टैक्स एंड सेस। तो सर्विस टैक्स भी नहीं है इसमें और जीएसटी भी नहीं है। तो 2014 में ये जो डेफिनेशन दी है उसके पेरीमेटेरिया सेम सर्विस टैक्स और जीएसटी भी आ जाना चाहिए। फिर ये कहता है ट्रेड डिस्काउंट अगर इनवाइस में दे रहे हो तो एक्सक्लूड करना है, सेल्स रिटर्न को एक्सक्लूड करना है, कमीशन अलाउ कर रहे हो तो नहीं एक्सक्लूड करना है। ये आपको डेफिनेशन बताता है। ग्रॉस टर्नओवर कैसे करनी है, शेयर ब्रोकर का क्या है, ये क्वेश्चन आंसर होंगे तो मैं ले लूंगा। अब मैं आपको पीछे ले लूंगा। अब आपको ये एक क्वेश्चन डिटरमाइन हो गया कि 1 से ऊपर 5 से नीचे है, तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखिए। नेक्स्ट दोनों क्वेश्चन के आंसर अगर आपके यस हो गए तो ऑडिट नहीं करनी है, नो हो गए या दोनों में से एक भी नो हो गया या पहले वाला नो हो गया तो आपको ऑडिट करनी है 44 ए बी सब क्लॉज ए के अंदर। सेकंड क्वेश्चन कहता है वेदर एग्रीगेट ऑफ ऑल अमाउंट रिसीव्ड, यहां पे सर ये रिसीट पे आ जाता है, टर्नओवर पे एक्रूअल बेसिस पे नहीं आता है। अमाउंट रिसीव फॉर सेल्स, टर्नओवर, ग्रॉस रिसीट्स और कैपिटल अकाउंट सच एज कैपिटल कंट्रीब्यूशन, लोन्स ड्यूरिंग द ईयर। अब मैं इसको एग्जांपल से बताऊं। मान लीजिए मेरी 4.5 करोड़ की टर्नओवर थी, तो पहली क्लॉज तो मेरी टर्नओवर 1 और 5 के बीच में है, तो मुझे यहाँ नो में इफ नो तो यस, नहीं तो नो, तो मुझे नो भरना है यहाँ पे, क्योंकि नो है मेरी टर्नओवर 1 और 5 के बीच में ही है, तो यस भरना है मुझे अगर मेरी 1 और 5 के बीच में है। अब सर नेक्स्ट क्वेश्चन जब आऊंगा, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहूंगा कि मुझे ये बताए कि जो मेरी 4.5 करोड़ में से 3 करोड़ की रिसीट हो गई, मान लीजिए मेरे डेटर रियलाइज हो गए इंक्लूडिंग दी लास्ट ईयर। अब मैंने जो है 3 करोड़ की अपनी जो है कैपिटल ले आया, 6 करोड़ हो गई, और 4 करोड़ के मैंने लोन ले लिए। अब मुझे टोटल अमाउंट बन गया 10 करोड़। अब 10 करोड़ का 5% 50 लाख होता है। अगर मेरी कैश रिसीट्स फ्रॉम ऑल दीज सोर्सेस, दैट इज ग्रॉस रिसीट्स, सेल्स, प्रीवियस ईयर, कैपिटल अकाउंट, लोन्स एटसेट्रा, वो आपके लोन वायलेशन के रूल्स क्या होंगे, वहां क्या वायलेशन होगी, उसको बाद में देखेंगे। थ्रेशोल्ड के लिए कैश पोर्शन अगर 50 लाख से कम है तो आपको ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ठहरिए, अभी अगली क्लॉज पे भी अपने को जाना पड़ेगा। अगली क्लॉज ये कहती है कि अगर आपने कोई पेमेंट्स करी है एक्सपेंडिचर की, कैपिटल अकाउंट की या एसेट्स एक्वायर की, रीपेमेंट ऑफ लोन करा, उनका 5% आपको देखना है। तो अब एग्जाम्पल को आगे लेके चलते हैं।
मान लीजिए मैंने 4 करोड़ की अपने एक्सपेंडिचर करे, 2 करोड़ की एसेट खरीद ली, 6 करोड़, और 4 करोड़ के जो लोन मैंने लिए थे पीछे उसमें से मैंने वापस कर दिए, तो मेरे 10 करोड़ फिर हो गए। 10 करोड़ का अगर मैं 5% लेता हूं तो 50 लैक्स बनता है। 50 लाख से ऊपर अगर मैंने कैश दी है तो मुझे ऑडिट करनी ही करनी है, अगर नहीं दी तो नहीं करना है। और मेरी नेक्स्ट क्लॉज में आएगा वेदर लाइबल टू टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अंडर 44AB, तो नो, ये क्लाइंट को भरने हैं। और क्लाइंट अगर यहाँ यस कर देगा, मुझे नहीं पता यूटिलिटी के अंदर लाइबल नहीं है, और उसके बावजूद भी वो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट अपलोड करेगा, मेरे को इसके बारे में नहीं पता। हाँ, ऑडिट करा लेता है आपसे वॉलंटरली ओनली फॉर अदर पर्पसेस अदर देन इनकम टैक्स, तो बात अलग है। तो सर यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन थे, मैं ऐसा प्रेजम्पशन लेता हूं कि अब वो सब आंसर हो गए होंगे। अगर कोई नहीं है तो आप एक बार विनय जी फिर आप चैट बॉक्स देख लीजिए, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन आया सर हाँ जी, पुस्तकी का। हाँ जी, सर लेबर वेलफेयर फंड ड्यू डेट इज इससे रिलेटेड नहीं है जो आपका क्वेश्चन आया, वैसे मैं रीड कर दे रहा हूँ। हाँ सर आगे ले लेबर लीजिए। वेलफेयर फंड ड्यू डेट इज January 31st 2021 फॉर द ईयर January to December 2020. We need to report contribution for January to March 2020 in audit report and will be allowed if paid by return filing date, but department of office does not accept this. सर ऊपर हो गया and create demand through 143(1). सर ये क्वेश्चन पीएफ में भी आएगा। देखिए अब मैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा आपको फिर बताता हूँ, व्हाट इज माय ड्यूटी। पहले तो आपको हमको क्लाइंट से अपने आप को डिटैच करना है, आई एम ए इंडिपेंडेंट पर्सन। फिर आएंगे क्लाइंट की प्रॉब्लम को। देखिए बहुत सारे लोग आज स्पीकर बोल रहे हैं, बहुत कई लोग होते हैं, कई कहते हैं कि ड्यू डेट आप वहां पे ड्यू डेट ऑफ रिटर्न डाल दो, ठीक है सर। तो अब सवाल यह है कि आप रिपोर्टिंग कहाँ कर रहे हैं। जब मैं आपको 16 में लेके जाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा। देखिए मैं यहाँ पे फिर बता रहा हूं, आपकी 3 तरीके की रिपोर्टिंग है आपके 3CA 3CB 3CD में। पहली रिपोर्टिंग है आपको फैक्चुअल चीजों को बताना है, किसी प्रकार से आपको ये नहीं बताना है कि वो कितनी ठीक है कितनी गलत है, कितना अलाउ है कितना डिसअलाउ है, कितनी यूटिलिटी अलाउ करती है कितनी डिसअलाउ करती है। आपका कोई किसी तरीके का रोल नहीं है, इंफॉर्मेशन क्लॉज है। जैसे कि आपको ये बताना है पैन नंबर एड्रेस नंबर, आपको कुछ चीज नहीं बनी। दूसरी आपकी होती है कितने अलाउएबल है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। देयर यू हैव टू गिव योर ओपिनियन एंड सर्टिफिकेशन कि कितने अलाउएबल है उसमें से एक्सपेंडिचर या अमाउंट्स। तीसरी चीज आती है एडमिसिबिलिटी डिसअलाउबिलिटी। डिसअलाउबिलिटी के अंदर ये आता है कि इतने डिसअलाउबल हैं, आपको डिसअलाउ बताने हैं। जैसे कि पार्टनरशिप रेम्यूनरेशन में वो डिसअलाउबल पूछता है, हम लोग क्या गलती करते हैं पूरा भर देते हैं, बाद में 143(1) में आती है रोते रहते हैं। सर जहां डिसअलाउबल है वहां डिसअलाउबल भरना है, जहां पे आपके एडमिसिबल है एडमिसिबल भरने हैं, जहां पे आपको जो है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन भरनी है तो इंफॉर्मेशन। तो आपको 16 क्लॉज में जहां पे आपको 36(a) के रिलेटेड भरने हैं, वहां सिर्फ इंफॉर्मेशन भरनी है। आपको इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपकी ड्यू डेट क्या है, अलाउबल है, कोर्ट केसेस क्या कहते हैं। अगर आप देना चाहें तो आप रिस्क ले सकते हैं, आप ऑब्जर्वेशन में जरूर ये दे दें, क्योंकि 3CD इन माय ओपिनियन इज दी particulars to be certified by chartered accountant, not to be by the client। इसके अंदर कहीं कॉलम ही नहीं है कि क्लाइंट इसको सर्टिफाई करे, सिर्फ एक्सेप्ट कर सकता है रिजेक्ट कर सकता है, ऑब्जर्वेशन नहीं दे सकता। वो अपनी ऑब्जर्वेशन तो आपको ही देनी है, ऑब्जर्वेशन तो डिपार्टमेंट को ही देगा। इतनी बड़ी इंडिपेंडेंस दी है विनय भाई, इतनी बड़ी इंडिपेंडेंस दी है जी। उसके बाद तीसरी ऑप्शन ही नहीं है कि वो पार्टली एक्सेप्ट करे अभी आज की डेट में, कल हो जाए मुझे नहीं मालूम। उसको बोला है एक्सेप्ट और रिजेक्ट।
तो ये आपको देखना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज मैं आपको बता दूं, तो उनका क्वेश्चन भी यहाँ मैंने कवर कर दिया है। और कोई क्वेश्चन है सर? एक क्वेश्चन है सर, जी सर। राजेश सर के गोविंद साहब का है। SS is running as a business of cold storage, having received from rent less than 1 crore and having profit less than 8%. Is it liable for tax or? सर इसमें मैं क्वेश्चन ये पूछूंगा, क्या आपने कभी 44 AD का इस्तेमाल किया है पिछले 5 सालों में? नंबर 2, क्या आपकी टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख से नीचे है क्या? अगर दोनों के आंसर आप कहते हैं नहीं, तो ऑडिट कराने की जरूरत नहीं। ठीक है सर? मैंने राजेश गोविल जी को अनम्यूट करा है। राजेश जी अपनी डायरेक्ट पुट कर लीजिए। पटना चलिए सर, वो शायद डिस्टर्बेंस है पीछे से, कोई बात नहीं जी, उन्हें बाद में ले ये लेंगे। सर ये वाले क्वेश्चन कोई बात नहीं, ये चीजें मैंने एग्जाम्पल के तौर पे अपनी प्रेजेंटेशन में दी हुई है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे भी एक बार, इसके बाद शायद क्वेश्चन आंसर नहीं आएंगे। जी सर 44 AD में पहले तो आपका एलिजिबल एसएससी होना चाहिए, एलिजिबल बिजनेस होना चाहिए, और तीसरा यह है आपकी क्लोज में डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होनी चाहिए। तो अब डिस्क्वालिफिकेशन कहाँ है, एलिजिबिलिटी कहाँ है, एलिजिबल बिजनेस कहाँ है? तो ये देखने के लिए आपको इस सेक्शन को पूरा पढ़ना पड़ेगा। सेक्शन क्या कहता है, एलिजिबल एसएससी कौन है? ठीक है जी, एलिजिबल एसएससी जिसने डिक्लेयर करे हैं एनी ऑफ द 5 असेसमेंट ईयर प्रॉफिट, या मतलब 6 या 8% इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन, एंड succeeding such previous year he want not to be declared in accordance with this provision। तो वो ये कहता है आपको अगले 5 साल तक आप 44 AD नहीं ले जा सकते। तो एलिजिबल एसएससी को हम यहाँ पे वो एसएससी मानेंगे जिन्होंने कभी अपनी ली डिडक्शन 44 AD में। फिर वो ये कहता है अगर आपको 44 AD लगा, मतलब आपने कभी यूज किया और आपकी मैक्सिमम इनकम, टोटल इनकम जैसी 2.5 लाख से ज्यादा नहीं है, तो आपको किसी तरीके से ऑडिट नहीं करानी। हाउएवर अगर उससे ज्यादा है तो आपको ऑडिट करानी है और आपको ये रिपोर्ट देनी है 44 AD4 के अंदर। अब सर दूसरी चीज आ जाती है कि किन लोगों पे ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता। एलिजिबल बिजनेस की बाद में बात करेंगे, वहां और है। ये कहता है आपका प्रोफेशन कर रहे हैं तो नहीं है। तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि साहब एक डॉक्टर है, वैसे तो मॉरली तरीके लिए गलत है लेकिन फिर भी बता रहा हूं, डॉक्टर ने एक जो है केमिस्ट की दुकान भी खोल रखी है अपने यहाँ और साथ में वो कंसल्टेशन भी कर रहा है। तो सर 44AA के अंदर वो प्रोफेशनल है, 44 AD में नहीं आ सकता किसी भी तरीके से। ए पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन अंडर 44AA1। ये क्वेश्चन मुझे बहुत बार लोग करते हैं लैब्स के बारे में। देखिए लैब में वो रिपोर्ट डॉक्टर देते हैं, वो प्रोपराइटर हो सकता है लेकिन वो प्रोफेशन नहीं कर रहा है। हाँ अगर वो साथ में अपनी प्रोफेशन भी कर रहा है सर्टिफिकेशन का तो 44 AD नहीं ले सकता। दूसरा, अगर उसके पास 1 रुपए का भी कमीशन या ब्रोकरेज विच इज असेस्ड अंडर बिजनेस, तो वो जो है इस सेक्शन को क्लेम नहीं कर सकता। तीसरा, ये सेक्शन के ही प्रोविजन नहीं लगेंगे उनको। अगर वो कोई एजेंसी का काम कर रहा है तो उसको नहीं लगेगा। इसी तरीके से
अब मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे लेके चलूंगा। एलिजिबल एसएससी का मतलब क्या है? एलिजिबल एसएससी का मतलब ये है अदर देन एलएलपी एंड कंपनीज। तो इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप यहां आ रहे हैं, बाकी नहीं आ रहे हैं। बट नॉट ए लिमिटेड लायबिलिटी एंड ए कॉर्पोरेट, और जो कि किसी तरीके की डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं 10A, 10AA, 10B, 10BA या कोई भी डिडक्शन जो चैप्टर 6A पार्ट सी में। और एलिजिबल बिजनेस में आ जाता हूं। देखिए मैंने 3 चीजें बताई है, इंपॉर्टेंट है। एक मैं बताता हूं जिनको ये लगेगा ही नहीं, अगर वो प्रोफेशन में है या कमीशन ब्रोकरेज है या जो एजेंसी है, तो ये प्रोविजन लगेगा ही नहीं। पूरा प्रोविजन A to Z, 1 से लेकर 6 क्लॉजेस तक कुछ नहीं लगेंगे उनको। दूसरा, अगर वो इंडिविजुअल या एचयूएफ नहीं है, पार्टनरशिप नहीं है, तो नहीं लगेगा। 10A कर रहे हैं तो नहीं। अगर नेक्स्ट, अगर वो कोई बिजनेस एक्सेप्ट हायरिंग, फ्लाइंग, लीजिंग, कैरेज 44AB के हिसाब से कर रहे हैं तो एलिजिबल नहीं है। या उनकी टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर हो जाए तो वो एलिजिबल नहीं है। अब सर इनका क्वेश्चन ये है, अगर उन्होंने 44AD नहीं लिया है कभी भी तो उनको ऑडिट कराने की जरूरत नहीं। दूसरी चीज, अगर उन्होंने करा है एडी में, लेकिन इस साल उनकी जो है, जो इनकम अगर कैलकुलेट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ हिज अकाउंट्स जो आपको रखने पड़ेंगे, तो आपको एलिजिबिलिटी सब सेक्शन 5 से खत्म हो जाती है और आपको 4 एप्लीकेबल नहीं होता है। हाँ, 2.5 लाख से ऊपर है, पिछले साल लिया है या उससे पिछले 4 सालों में लिया है, तो अगले 5 सालों में आप जब भी बाहर एक बार आएंगे ऑडिट करानी पड़ेगी। अगले 5 सालों तक लगातार आपको, अनलेस एंड अनटिल आप सेक्शन की एलिजिबिलिटी से बाहर जाएं। कैसे जा सकते हो? कोई प्रोफेशन शुरू कर दो, या कमीशन ब्रोकरेज आ सकती है, या एजेंसी बिजनेस कोई हो गया, या आप जो है 2 करोड़ से ऊपर चले गए, या आपका कोई बिजनेस ऐसा शुरू कर दिया जो कि जो है एलिजिबल बिजनेस नहीं है, ऊपर जो मैंने बताया। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कोई क्वेश्चन हो तो आप ले सकते हैं सर, क्योंकि बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो वही एक क्वेश्चन है, whether partner remuneration and interest on capital under section 40B are allowed expenditure if firm decide to its income 50% of turnover under 44AD। देखिए सर क्या है, 48(2B) में लिखा हुआ है कि कोई चीज अगर इनकम टैक्स की वजह से डिसअलाउ होती है, इनकम टैक्स की वजह से डिसअलाउ होती है पार्टनरशिप फर्म को, तो वो पार्टनर की इनकम में नहीं जुड़ेगा। यहाँ पे डिसअलाउ नहीं हो रही है, अलाउ ही नहीं हो रही है। आपको 50% में ये प्रज्यूम कर लिया जा रहा है कि आपको मिल गई डिडक्शन। तो आपको अगर कोई रेम्यूनरेशन ड्रॉ कर रहे हैं तो आपका इंडिविजुअल में वो बिजनेस इनकम में टैक्सेबल है। ठीक है जी, एनी अदर? नहीं है सर, कोई चीज और? चलें सर आगे, भाई आगे चलें। जी सर, एक क्वेश्चन आया था सर, बार बार आ रहा था अब्दुल कामका जी का। न्यू स्कीमा इज नॉट टेकिंग नंबर इन क्लॉज 8, इट इज शोइंग एरर। मैंने कल ही रिटर्न फाइल करी है, कोई इश्यू नहीं है, रिटर्न फाइल हो रही है। अगर कोई आपका इश्यू है तो आप जावा की फैसिलिटी को दोबारा करें, या किसी आप जो है मार्केट वाले सॉफ्टवेयर में भेजें, या आप जो है थ्रू विनय जी अपना स्कीमा भेजें और परमिशन दें कि हम आपकी बिहाफ पे अपलोड कर सकते हैं, क्लाइंट से लेके हम आपके अपलोड करा देंगे। और अगर नहीं है तो अभी आप तसल्ली रखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है सर,
ये सर मैंने सात इलस्ट्रेशन बनाई हुई हैं 44 AD और AB से रिलेटेड, कब ऑडिट करनी चाहिए कब नहीं, ये मेरे पर्सनल व्यू है, इसलिए जो है मैं इसको अभी इस टाइमिंग स्किप कर रहा हूं। अब 8A में मुकेश भाई ने ये कहा क्या चीज है सर, स्कीमा के अंदर 8A क्लॉज ये कहता है वेदर एसएससी इज ऑप्टेड फॉर टैक्सेशन अंडर BA, BAA, BAB। तो BAA में पिछले साल में करा है, इस बार जो रेलेवेंट है वो है 115 BAA। तो BAA के अंदर अगर आप हैं तो आपको ये सेलेक्ट करना है। जब आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके 18 नंबर और 32A क्लॉज दोनों आपकी एक्टिव हो जाएंगी। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, यस करना है और दूसरा उसके बाद सेक्शन आपको सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे अगर आपकी कोई क्वेरी है, क्योंकि यहाँ पे आपकी क्वेरी होगी कौन कौन से डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड, तो सर 115 BAA को अगर आप पढ़ेंगे तो वो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। अगर ये क्वेरीज, क्योंकि इनकी सिंपल क्वेरी है, अगर ये अलग से कर लें तो बात अलग है, अदरवाइज इट विल टेक मी फॉर अराउंड 10 मिनट टू एक्सप्लेन व्हाट इज सेक्शन 115 BAA। बताइए मुकेश भाई क्या है आपका आदेश? विनय भाई कोई आदेश हो 115 BAA को समझाना है, क्योंकि ये अलग चीज है, सेक्शन पढ़ना पड़ेगा, 3CD से कोई लेना देना नहीं है इसका। चलिए सर मैं आगे चलता हूं। अब हमने जो चूज करी थी क्लॉज 11B, मैं रिक्वेस्ट कोई लोग अपने अनम्यूट हैं, संजीव गुप्ता जी शायद। एक क्वेरी टैक्स ऑडिट से रिलेटेड ही है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए। उनको डाउट है कि 1 करोड़ से नीचे टर्नओवर है और 1 करोड़ से ज्यादा है, तो किस क्लॉज में वो जाके ऑडिट करेंगे अगर कम है तो? सर पहली बात तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या बिजनेस कर रही है? अगर वो बिजनेस कर रही है नॉर्मल प्रोविजन लगेंगे, तो नॉर्मल प्रोविजन लगेंगे, उसको ऑडिट करना पड़ेगा। अगर वो बिजनेस नहीं कर रही तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में होगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी बिजनेस जैसे अमूल वाले हैं कर रहे हैं, लेकिन उनका सेक्शन है एग्जम्प्टेड है, वहां उनको नहीं है। स्कूल है, अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी में स्कूल नहीं सोसाइटी में कर सकते हैं तो 44A भी नहीं लगता, बिजनेस के ऊपर ही लगता है। ठीक है जी, ठीक है संजय भाई, थैंक। हाँ तो 115 BAA नहीं समझाना ना अभी? आप क्लियर कर देते तो बेटर रहता सर, उसमें 10 मिनट लगेंगे पूरे। चलिए आप पहले कर लीजिए, बाकी फिर देखेंगे। हाँ जी ठीक है, लास्ट में देखते हैं। राइट। 11B जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर रिमोट पे अगर हम कर रहे हैं। लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन एंड एड्रेस एट विच द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर केप्ट। ये CA की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर। दूसरा क्वेश्चन इसमें कहता है इफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर नॉट केप्ट एट वन लोकेशन प्लीज फर्निश द एड्रेस ऑफ लोकेशन। और CA को फर्निश करनी है, ये CA को सर्टिफाई करनी है कौन कौन सी ये लोकेशन है, कहाँ पे बुक्स है। मेरे पास सर एक आया कहता मेरी ऑडिट कर दो। मैं कभी तुम्हारा बिजनेस क्या है, जैसे विनय भाई ने रेफर कर दिया कि संजय से करा लो। अब इसको क्या पता विनय को कि संजय ज्यादा ऑडिट ही नहीं करे है, तो मैंने उसको भगाना था, भगाने के लिए मैंने उसको कई क्वेश्चन पूछे। मैं भी क्या बिजनेस करते हो, कहता जी ट्रेडिंग है। मैं टर्नओवर कितनी है, कह रहा है 50 करोड़। मैंने कहा भी पेन है आधार है, कह रहा हाँ ये लो ये लो। तो मैंने कहा ले लो ये लो, क्या है कहाँ है भाई। उसके बाद उसने जूता उतार लिया, मेरे को बड़ा डर लग गया। मैंने कहा ये इलेक्शन की तरह आजकल चल रही है, कहीं ऐसा ना हो ये जूता माने। मैं भाई साहब क्या गलती हो गई, मैं हाथ जोड़ दी। कह रहा नहीं भाई साहब ऐसी क्या बात है, आप रेफरेंस दिया विनय जी ने, आपके साथ थोड़ी ऐसा करेंगे। मारना होगा तो उसको मारेंगे जाके अगर उसने गलत कर दिया। उसने जूता उतारा, उसमें से एक पतावा उतारा, पतावे में से पेन ड्राइव निकाली, पतावा बंद करा, बोला कह रहा है भाई साहब ये लो मेरे सब कुछ चीजों का। मैंने कहा क्या है, कहता है इसमें सब चीजों की स्कैन है। मैंने कहा किस चीज की, कह रहा मेरे अकाउंट्स हैं, मेरे वाउचर हैं, मेरी सब चीजें इसमें। मैंने कहा सब चीजें इसमें, कहता हाँ। कहता लगाओ। मैं कहाँ लगाऊं, कहता अपने लैपटॉप में लगाओ। मैं भाई मैं क्यों लगाओ अपने लैपटॉप में, कहता लगाओ तो सही, ऑडिट नहीं करनी तुम्हारी बात है लेकिन तुम लगाओ। मैंने ठीक है, मैंने लगाई तो वो उसमें एक छोटा सा टूल इंस्टॉल हो गया। अब कहता है जी इसमें लॉग इन करो। मैं कहा भाई पहले तू राइटिंग में मुझे ऑथराइज कर कि तू मुझे टेस्टिंग के लिए दे रहा है। उन्होंने
कर दिया ऑथराइज, उसके बाद लॉगिन करा, आईडी करा। भाई साहब मैं तो देख के हैरान रह गया, सारा कुछ उसका उस पेन ड्राइव में वाउचर, फोटोकॉपी ऑफ दी वाउचर, और उसके बाद डिजिटली साइन करने की पावर, उसके बाद उसके उसमें जीएसटी के रिटर्न, टीडीएस की रिटर्न, सारी चीजें उसकी उस पेन ड्राइव में। तो सर आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ करे? मैंने बोला कहाँ है? कहता क्लाउड पे है। तो आपको यहां बताना पड़ेगा कि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट कहाँ करी? रिमोट से करी। क्लाउड। और आपको हमारा ऑडिटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड उसने गाइडेंस नोट इश्यू किया है कि आपको कैसे पैराग्राफ डालना है। वो क्लियर कट लिखें कि आपने ऐसे ऐसे प्रोसीजर करके, और 5000 वर्ड तक की हर ऑब्जर्वेशन आप दे सकते हैं, और कितनी भी दे सकते हैं। तो प्लीज डू नॉट शाई इन राइटिंग योर व्यू कि आपने बुक्स ऑफ अकाउंट कहाँ देखे। क्लाइंट के गए ही नहीं और हमने देखे। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज जो 3CA में मैंने बताई थी, वो 11C में आके आंसर देंगे। लिस्ट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट कौन से देखे, एंड नेचर ऑफ रेलेवेंट डॉक्यूमेंट एग्जामिन्ड। इसके अंदर आपको डिटेल भरनी है, क्या क्या देखे आपने, और जो नहीं देखे वो आपको कैसे भरेंगे। तो यहाँ पे आपको ये चीजें भरनी है, इसके अंदर कौन कौन से आपने डॉक्यूमेंट देखे। तो ये सर अपना है। अगर मान लीजिए एड्रेस पेन में अलग, बुक्स ऑफ अकाउंट क्लाउड पे, तो साहब सेक्शन 128 को आप देख लेना, एक रिजोल्यूशन ले लेना कि उसने बुक्स ऑफ अकाउंट अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे नहीं रखे हुए हैं, क्लाउड पे रखे हैं। हाँ, दैट कैन बी असेस्ड आल्सो फ्रॉम द रजिस्टर्ड ऑफिस। या अगर कोई और जगह आप वेरीफाई कर रहे हैं, मान लीजिए विनय जी के ऑफिस में जाके मैं ऑडिट कर रहा हूं, तो मेरे को विनय जी के ऑफिस का एड्रेस का 128 सेक्शन के अंदर रिजोल्यूशन ले लेना चाहिए। दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट। यस सर, अब आपका क्लोज जो है ये हो गया। अब हम आ जाते हैं ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं लोग कि जीएसटी के लिए वजह से इन्वेंट्री बढ़ेगी। सर इंस्टीट्यूट का गाइडेंस नोट मेरा क्लियर कट कहता है कि नहीं बढ़ेगी। मैंने इंस्टीट्यूट के गाइडेंस नोट से एग्जांपल को उठा के उनको जीएसटी में कन्वर्ट करके आपको दिया है इस प्रेजेंटेशन के अंदर कि कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा जीएसटी का स्टॉक के ऊपर। इवन मैं इंक्लूसिव लूं, एक्सक्लूसिव लूं, कोई भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। मैन्युफैक्चरर हूं, ट्रेडर हूं, कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। और मैं पर्सनली एग्री करूं या ना करूं, लेकिन मैं इंस्टीट्यूट को इसके अंदर ओमनिबसम मानता हूं और इंस्टीट्यूट को फॉलो करता हूं। अब चलते हैं सर 16 नंबर। यहां सर अगर आप कुछ भी देंगे तो वो आपका एडजस्टमेंट करेगा। आइटम फॉलिंग विद द सेक्शन 28 के अंदर एक नई क्लॉज ऐड हो गई है। अगर आपने इन्वेंट्री को कैपिटल एसेट कन्वर्ट कर दिया तो वो सेम ईयर के अंदर डीम्ड इनकम हो जाएगी, जबकि रिवर्स इन्वेस्टमेंट को अगर इन्वेंट्री में करें तो वो टैक्सेबल उस साल में होता है बिजनेस प्रॉफिट जिस साल में वो आप बेचें, और उस साल तक का जब तक आप कन्वर्ट करें तब तक का कैपिटल गेन लगता है। ये रिवर्स इन्होंने कर दिया। लोग बहुत उथल कूच करते थे, जब मर्जी आई अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट में दिखा दिया, जब मर्जी आया उसको स्टॉक में दिखा दिया। तो इसलिए इन्होंने यहां कर। दूसरा और तीसरा पॉइंट जो है रिलेटेड टू एस्केलेशन या कोई ड्रॉबैक है। वैसे तो ड्रॉबैक अब खत्म हो गए हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई पुराना आपका आ रहा है तो उसको आपको देना है, और ये इनकम में ऐड हो जाएंगे अगर आपने पहले उनका एक्सपेंडिचर क्लेम किया हुआ। तो अगर आपने उनका पुराना एक्सपेंडिचर नहीं क्लेम किया हुआ है तो
तो आपको ऑब्जर्वेशन में जाके ये बताना है कि ये साहब इसने नहीं क्लेम किया, इसलिए हम यहाँ नहीं दिखा रहे हैं, बिकॉज दीज आर नॉट सब्जेक्ट टू बी क्रेडिटेड इन दी P&L अकाउंट। इसी तरीके से एनी अदर इनकम को भी आप मान लीजिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज यहाँ दिखा देते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आप ऐड कर रहे हैं, कोई बात नहीं। कैपिटल रिसीट कोई ऐसी है जो टैक्सेबल नहीं है। मान लीजिए आपको गिफ्ट आ गया 50,000 तक का है, मदर से फादर से आ गया 50 करोड़ का है, आप यहाँ कैपिटल रिसीट में दिखा देंगे साहब दिक्कत हो जाएगी। तो उसको आपको अगर दिखाना भी है तो आप अपनी ऑब्जर्वेशन में दिखाएं, यहां नहीं दिखाएं। अब सर ये जो है बाकी क्लॉजेज में कोई चेंज नहीं है। अब मैं आपको लेके चलूंगा, ये मैं बता चुका हूं डेप्रिसिएशन के अंदर चेंज जो है ये आपकी यूटिलिटी में आ गए। अगर अब हम 20 में आ जाते हैं। 20A में तो चलिए बोनस वाले में नहीं होता, 20B पे झगड़ा होता है जो अभी वेलफेयर का बता। सर यहाँ पे वो ये कह रहे थे कि मेन चीज जो है वो आपको क्या है। सर मुझे कुछ नहीं बताना। बहुत सारे लोग हमारे स्पीकर बोलते हैं यहाँ पे ड्यू डेट फॉर पेमेंट जो है वो आप डाल दें ड्यू डेट ऑफ रिटर्न। नहीं सर, कानून क्या कहता है, ये सिर्फ और सिर्फ इंप्लॉय के शेयर के बारे में बात कर रहा है। इंप्लॉयर वाला यहाँ डील नहीं होता है, 43B में डील होता है और वो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न है। यहाँ पे हाई कोर्ट्स की जजमेंट फेवरेबल और नॉन फेवरेबल दोनों ही है। तो आपको अगर कोई डिसीजन लेना हो तो आपको कॉशियसली लेना है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट कह रहा है कि पहले आपको उस एक्ट में जाना है जिस एक्ट में आप वो पेमेंट कर रहे हैं इंप्लॉय के शेयर की। इंप्लॉयर के शेयर के बारे में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं है। अब सर 5 दिन का ग्रेस पीरियड जो अलाउ हुआ करता था 8/1/2016 से खत्म हो गया। नंबर 2, जो ड्यू डेट्स कोरोना की वजह से एक्सटेंड हुई हैं वो फरवरी और मार्च के कंट्रीब्यूशन की हुई है। फरवरी वाली 15 अप्रैल कर दी इन्होंने और मार्च वाली 15 मई कर दी। तो ड्यू डेट एज अगर ये आर्टिकल्स कहीं भर रहे हो तो पिछले सालों से जब उठाएंगे तो ड्यू डेट आपकी इन 2 महीने की 15 अप्रैल और 15 मई हो जाएगी। तो ये प्लीज आप केयरफुली ESI के अंदर आप देख लें। तो ये जो ड्यू डेट है आपको एक्ट के हिसाब से लिखनी है, रेलेवेंट जिसके अंदर आप डिडक्शन क्लेम। ये डीमिंग प्रोविजन है सर, ये क्यों डिसलाउ कर रहे हैं इनकम टैक्स वाले, जबकि सर्कुलर है, बहुत सारे केस लॉ हैं। तो आपको अगर यहाँ नहीं देनी तो आई एम नॉट इन फेवर ऑफ एट ऑल फॉर नॉट गिविंग हियर। तो आप एटलीस्ट ऑब्जर्वेशन में जरूर दीजिए कि क्लाइंट ने ये कहा है कि ये फला फला केस में इसका जो कुछ भी होगा वो जिम्मेवार है, मैं नहीं हूं। और वो चार्ट जो एक्चुअली यहाँ बनना चाहिए वो वहां चिपका दो आप। लेकिन यहां से आपकी अगर नेग्लिजेंस कोई पकड़ी गई या कुछ हुआ तो वो मैं अभी नहीं जानता हूं। अब मैंने फिर यही बोलूंगा, इंडिपेंडेंस क्लाइंट और हमें रखनी पड़े। 143(1) करो, अपील करो, जो भी होगा वो होगा। अब सर 21A कैपिटल एक्सपेंडिचर, पर्सनल एक्सपेंडिचर का मैं ऑलरेडी जवाब दे चुका हूँ। एडवर्टाइजमेंट, पॉलिटिकल पार्टी एक्सपेंडिचर, क्लब, ये वो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है पेनल्टी। प्राइवेट पेनल्टी जो आएगी वो क्लॉज 7 में भी मत डाल देना, इसको यहाँ नोट से लिखना। अगर मैंने और आलोक जी ने एग्रीमेंट किया और मैंने कहा कि आलोक जी को मैं ये जो है ये काम पूरा करके दे दूंगा, टैक्स ऑडिट 31 अक्टूबर तक, डेट बढ़ गई, कुछ हो गया, मैंने नहीं करी, और मैंने लिखा है कि अगर 31 अक्टूबर तक नहीं करूंगा तो पर डे आलोक जी को 5,000 रुपए दूं। आलोक जी ने ठोक दिया मेरे को, ले 5 लाख रुपए लिया। अब मैं 5 लाख रुपए बिजनेस एक्सपेंडिचर है, लेकिन ये पेनल्टी है क्योंकि आलोक जी ने कहा पेनल्टी देनी पड़ेगी, फाइन देना पड़ेगा।
फाइन जो है स्टेट्यूटरी डिफाइंड है, फाइन अलाउबल नहीं होता है। फाइन हमेशा जो लगता है वायलेशन फॉर लॉ लगता है। अगर वायलेशन फॉर लॉ है तो आपको एक्सपेंडिचर नहीं मिलेगा, डिसअलाउ करना चाहिए। अब यहाँ पे एक 8 नंबर क्लोज और बहुत है, एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एनी पर्पस विच इज एन ऑफेंस और विच इज प्रोहिबिटेड बाय एनी लॉ। हमारे पास एक मैटर आया, उसके अंदर उसके जो है अभी उसके ऊपर प्रोसीडिंग चल रही है, वो कंपनी का सबसे बड़ा शेयर होल्डर है पीएमएलए। उन्होंने तमाम लीगल एक्सपेंसेस डेबिट कर दिए, मुझे कहा कि अलाउबल है। मैंने कहा भाई साहब ये तो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। कह रहा एक्सपेंडिचर कहाँ प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, फॉर एनी पर्पस विच इज एन ऑफेंस। तो कह रहे हैं साहब अभी तो प्रूफ गिल्टी हुआ ही नहीं, क्या पता मैं छूट जाऊं, आज की डेट में तो इंटरिम हूं, मैं तो बेल पे भी हूं, ये है वो है। उन्होंने 50 आर्गुमेंट दिए। मैंने कहा भाई इसमें अगर आपको देनी है तो आप यहाँ पे ना देंगे तो आपको ऑब्जर्वेशन में दे देना है। ओपिनियन क्लाइंट की ये कह रही है कि ये ऑफेंस नहीं है जिसको प्रोहिबिट कर रहे हैं, अभी ऑफेंस प्रूव ही नहीं हुआ है, ये आप दे सकते हैं। इट इज ऑन द स्टेज ऑफ व्हाट यू विल से चार्जशीट, और इवन चार्जशीट भी हो गया तो एडजुडिकेशन नहीं हुआ, तो एडजुडिकेशन वाले तक जितने खर्चे हैं वो आपको अपनी ऑब्जर्वेशन में दिखाने चाहिए। ये सर हो गया मेरा आपका 20-21 में आ जाते हैं। ये टीडीएस से रिलेटेड है, सभी तरीके की नॉन रेजिडेंट रेजिडेंट। आप जो है अगर सैलरी से रिलेटेड कोई है तो आपको बताना है, और नॉन सैलरी से रिलेटेड है, नॉन रेजिडेंट वाले नहीं है, रेजिडेंट वाले हैं तो आपको देना है। अगर आप नहीं देंगे, रिटर्न तक नहीं जमा कराएंगे। यहाँ पे एक सवाल आता है कि मैं मान लीजिए आपकी 30 अक्टूबर में ऑडिट कर रहा हूँ, रिटर्न की ड्यू डेट 30 नवंबर है, या मैं अभी दिसंबर तक कर रहा हूँ और रिटर्न की डेट जनवरी हो गई, तो आपको क्या करना है? आप तो अपनी डेट पे, जिस डेट पे ऑडिट कर रहे हैं उस डेट पे लिख सकते हैं। ये थोड़ी लिख सकते हैं कि क्लाइंट ने प्रॉमिस किया वो पे कर देगा और यहाँ पे आप डेट डाल दें कि डेट ऑफ पेमेंट है, विद इन ड्यू डेट है। नो, वी हैव टू गिव इट एंड देन ही हैज टू फेस द consequences. So please advise them that they should pay before the conclusion of the audit report. ये जो 139(1) यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब ये कि ऑडिट रिपोर्ट से पहले, वरना यहाँ पे मैं लिख दूंगा कि ये अमाउंट डिपॉजिट नहीं हुआ है। ये सब जो है चीजें हैं। अब सर मेरे पास पूरा हो गया, 10 मिनट बचे हैं मेरे पास। कोई 10-15 मिनट आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। 48(3) में एक छोटा सा चेंज बता दूंगा मैं आपको, वो ये है कि जो बैंक हॉलिडे वाले दिन पेमेंट हो जाती थी उनको अलाउ करा हुआ था, वो जो है जनवरी तक अब अलाउ हैं। खाली जनवरी 29 के बाद अगर आप कोई क्लोज जिस दिन बैंक होगा तो ये रूल 6DD के अंदर ये एक्सेप्शन 29/1/2020 से ड्रॉप हो गया है। तो उसके बाद की कोई पेमेंट, इवन अगर आप बैंक हॉलिडे इन वाले दिन कैश करेंगे तो वो आपकी डिसअलाउ होगी 48(3) के अंदर या 3A के अंदर। तो ये है सर। अब सर आप और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं सर। एक बार विनय जी, सर आप कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, बाकी मैं जो है वो कोई क्लॉज और होंगी तो मैं फिर ले लूंगा, अदरवाइज क्योंकि मैंने कहा था कैशियर का कैश टैली होना चाहिए। सर एक ये क्वेश्चन जरूर आ रहा है, हमने जवाब भी दे दिया है, फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक क्लास से ये क्वेश्चन का। एकता जैन है, इट इज आल्सो रिलेटेड टू द कि assessee had claimed income under 44AD last year and declared profit 63%. But activity is covered under profession so that he can switch from 44AD to 40ADA without audit. नहीं, एक बात सुनिए, पहली बात तो प्रोफेशन डिफाइंड है सेक्शन 44। इनको अनम्यूट कर सकते हैं? हाँ मैं कर लेता हूँ अपने आपको। नहीं, विनय भाई कर पाएंगे, कंट्रोल रूम उनके पास है। एकता जी को एक बार अनम्यूट करें। कर दिया प्लीज। एकता जी प्लीज पुट योर क्वेश्चन। जी सर। हेलो सर। हाँ जी सर, my question is, yes, my question is, an assessee has claimed income under section 44AD. What he changed?
for the activity of writer and director since last 2 years. He is a Writer. He is a writer Artist. as well as, yes, as well as a director. director of what? These Company. play shows. No, director Okay, of artist. shows and yes. Hmm. But he Haan ji. declared profit more than 50%. That is around 63%. Now he want to switch from 44 AD to 44 ADA because since in this assessment year, the nature of business code is considering it under section 44 ADA. So without tax audit, can he switch from 44 AD to ADA or he need to get audited? देखिए मैं पहला क्वेश्चन यहाँ पूछूंगा. आई विल आस्क यू the last year was the correct preposition for 44 AD or not? Last year was wrong or correct? No, last year was right. For example, last year was right. This year he became a professional. He can Yes. switch over. There is no problem because he is now not qualified under 44 AD. As I have shown on my screen, I'll come back again. Okay. Just a minute. Yes. Now, subsection 6 of 44 AD says, following business activities have been kept out of the scope of AD, a person carrying on profession. So, for example, if in last year I was not a professional or I was doing some activity which is not a profession as defined where 44AA1. And what is defined in 44AA1 for your consumption? I may क्या हो गया? Just a minute. Yeah. (44) A defines specific professions, accountancy, legal, artist. तो अगर आप उसमें फॉल आउट करते हैं, then there is no problem. You can switch to ADA, but your turnover should be, if it is less than 50%, then you can shift it to. If it is less than 50 lakh, sorry, and you have profit less than 50 lakh, then you have to do the audit. If it is above 50, then you have to do the audit irrespective of the profit. तो ये आपके लिए एक चीज है. अब आपका कोई क्वेरी हो तो अब आप बताएं कि आपका क्या है. कर सकते हैं जी, बिल्कुल कर सकते हैं. आप ADA में जा सकते हैं. 50% से कम आप प्रॉफिट दिखा सकते हैं, नहीं दिखा सकते. 50. My query is कि without tax audit can you switch from 44 AD to ADA if he is declaring more बताता than हूँ. 50%? Because his profession has changed itself, Yes. so he can do it. No problem. Okay. My another query is a person is declaring income under section 44 AD and declaring profit more than 8% since 2 years. Now he want to maintain the books and he is declaring profit more than 8%, but he want to maintain the books, but his taxable income is exceeding minimum taxable limit. So whether he is required to get his books audited this year as per the provision of 44 AD subsection 4(5) as amended? No, but if he is taking this, even he is maintaining the books of account. You can maintain books of account as per your wish. 44 AD doesn't say that you do not maintain the books of account. It says you are not you can say you are not legally compulsory to maintain the books of account. But
if you are declaring less than 6 or 8% as the case may be, and if you have in the past already taken 44AD, then for next 5 years, it means suppose 19-20 you have not taken, 18-19 you have taken 44AD, then you have to get your accounts audited unless until your turnover exceeds 2 crore or you have some professional income or commission income or agency, so that you are outside the preview of this section itself. तो आपको जो है ऑडिट नहीं कराने की जरूरत, आप बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते रहिए, कोई आप पे रोक टोक नहीं है, आपको वहां पे भरना नहीं है, 4 चीजें भरनी है आपको, बाकी आप अपने लिए रखें, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है जी। Okay. लेकिन Thank जिस you so साल आप much. बाहर जाएंगे, जिस Okay. साल आप बाहर जाएंगे उसके 5 साल तक आप वापस नहीं आ सकते। Okay. Thank you so much. एनीथिंग एल्स? सर टाइम की कोई प्रॉब्लम ना हो तो इसे कंटिन्यू रखें, यदि टाइम की प्रॉब्लम है तो यदि आप परमिट करें तो मैं सारे मेंबर को स्क्रीन पे ले आता हूँ और क्वेश्चन आंसर सामने डायरेक्ट हो जाएगा सर। कर दो सर, क्वेश्चन आंसर कर दो। सर यूपी परमिटेड? हाँ सर, मुझे कोई इश्यू नहीं है। तो सर आपकी शेयरिंग वो स्क्रीन शेयर क्लोज करने के बाद मैं पूरा डिस्प्ले ले आता हूँ, जिसकी क्वेरीज होगी डायरेक्ट आपसे क्वेरीज कर लेंगे सर। हाँ, मुझे इसके अंदर फिर कहीं हो सकता है, चलिए कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगा वैसे ही दे दूं। ठीक जी। अब मेंबर कैन पुट योर क्वेश्चन विद आवर लर्नड, वेरी लर्नड ये संजय अग्रवाल जी। दोस्तों आज आपने देखा कि टैक्स ऑडिट में हमने बहुत सारे इश्यू सोचे, लेकिन एड्रेस कौन सा बनना चाहिए किसी भी स्पीकर ने, मैं भी जानता हूं, मेरी 20 साल की प्रैक्टिस हो गई है कि एड्रेस कौन सा बनना चाहिए, क्या लिटिगेशन होता है, वो शायद आज तक किसी भी लर्नड स्पीकर नहीं बता पाए हैं। बहुत टेक्निकल पॉइंट संजय जी ने बताए हैं, क्योंकि आपको डायरेक्ट टैक्स कमेटी में आप चेयरमैन रह चुके हैं, आप इंस्टीट्यूट में कोड ऑफ कंडक्ट में क्या प्रॉब्लम आती है आपको उसकी भी नॉलेज है, निश्चित नो डाउट। आज हमारे जो स्पीकर हैं वो बहुत ही माइन्यूट हमें समस्या बता रहे हैं। यदि आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज अपना रेज हैंड कर दें वीडियो ऑन करके, ताकि मैं आपका वीडियो म्यूट कर सकूं। आप अपना रेज हैंड कर दें और डायरेक्ट आप लर्नड स्पीकर साहब से आप क्वेश्चन पूछ सकें। Sir, I have one more query. Yeah. Sir, a person is a Can you professor. Can you identify to whom I am talking? I am Ekta Jain. I just Okay. had 2 queries earlier. Okay. Yes. An individual is a professor in a college, and he is employed and he's salary per month, but the employer is deducting TDS under section 194J. So now, as the salary is 6 lakhs rupees per annum, but TDS is deducted under 194J. So my query is, I cannot show him under section 44 ADA because teaching profession is not covered under specified profession. And I cannot show him in the salary as well because TDS is deducted under 194J. So whether I need to maintain the books, but he is getting salary. First of all, I will ask a question. Do you have any written agreement between an employer or the college whether you are working as an employee-employee relationship or not? First question, if you have any document wherein you are being defined as a employee. Now, if the employer-employee relationship exists, then you have no option whether you are a professional, non-professional, you have to show your income under salary only. Second, now when you go in the TDS column, when you claim the expenditure, claim the TDS. So in 194J, you will write the income has been offered under the head salary, so that you should not get any notice or any query in this regard. So you cannot file under the head business, AD, ADA, or any other head. Income for other sources you can have only and only if you do not have any
एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। फ्रीलांसर प्रोफेसर होते हैं, वो जो है अपने कॉलेज के साथ अटैच नहीं होते, वो कई कॉलेजेस में जाते हैं, तो वो प्रोफेशन में वो उनका काट लेते हैं। तो आपको उनको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में दिखाएं, और जब आपका टीडीएस का कॉलम है वहां पे दिखाएं 194J के अंदर काटा है। और अगर कोई आए, मेरे अपने ही केस में किसी के आया था, हमने वहां पे 154 किया और हमने बताया आई एम नॉट ए प्रोफेशन अंडर 44AA एंड एज सच यू कैन नॉट टेक माई इनकम एज ए प्रोफेशनल इनकम। ठीक है जी, ओके एकता जी। मुकेश, आप विनय भाई बताइए आगे। मुकेश जी प्लीज। बस ठीक है, सभी क्वेश्चन हमारे हुए, अभी कोई क्वेश्चन आया नहीं। यदि किसी मेंबर का कोई क्वेरीज हो, क्योंकि टैक्स रेज हैंड भी नहीं है, क्वेश्चन भी नहीं दिखा, सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। we need to close this session here, and Sanjay bhai has already another seminar. नहीं, कोई बात नहीं, 5-7 मिनट आप पूछना है तो पूछ लीजिए अगर कोई भी हो। No It's issue. okay, there is no other questions are there. Thank Sir, you. sir, sorry, sir, just give me 2 minutes. I am noting down my question because it's very confusing to speak right now. Just give me 2 minutes. You can take my number from Vinay bhai and you can Okay, ring sir. me after 7. Okay. Till 7 I have got lectures. गोविल साहब, यदि मेरी वॉइस सुन रहे हो, आर के गोविल साहब, गोविल साहब मेरी वॉइस सुन रहे हो तो प्लीज वीडियो अपना ऑन कर लीजिए। नहीं सुने? पुष्पा जी प्लीज कंटिन्यू द प्रोसेस। Thank you all the members who participated in this seminar and by raising their questions and queries made this session very live, and also thankful to our speaker Sanjay bhai who has given answer of all the queries raised by the participant. And yes, we will do other program in the future also. So whatever query, anything is left, because there is no query on the chat box also, there is no raised hand from any participant. So we need to conclude, and thankful to all of you, and thanking to Vinay ji also and all the participants. Thank you very much, Sanjay bhai. Thank you. थैंक यू सर। आप स्टे हेल्दी रहें, सेफ रहें, मेरी प्रभु से प्रार्थना है सभी लोग अपने स्वास्थ्य को रखें ध्यान, बहुत ही मुश्किल समय आ रहा है। विद दिस गुड नाइट, शब्बा खैर, थैंक यू वेरी मच। सभी को दीपावली की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। आज वाल्मीकि जयंती है, उसकी भी शुभकामनाएं। दोस्तों, हमने अगले सैटरडे इनडायरेक्ट उसमें इंटरनल ऑडिट जो एक हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसमें हमने सेमिनार रखी है, उसका मैसेज आज हम सर्कुलेट कर देंगे। 3 से 5 बजे का हमने टाइम रखा है, जिसमें मोहित सिंघल जी मोदी नगर से चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बहुत वाइड एक्सपीरियंस है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि अब टैक्स ऑडिट दिसंबर हो गई है, तो हम अपने आप को एकेडमिक कहीं ना कहीं फिट रखें। तो अगले सैटरडे फिर हम मिलते हैं इंटरनल ऑडिट पे, कैसे हमें इंटरनल ऑडिट करना चाहिए, क्या हमें टूल्स यूज करने चाहिए। इंटरनल ऑडिट हम स्टेटरी ऑडिट के रूप में कर देते हैं, उसमें बहुत सारा वाइड एरिया है। अगले सप्ताह फिर मिलते हैं 3 से 5। मैं फिर धन्यवाद करता हूं अपने लर्निंग स्पीकर संजय अग्रवाल जी का, बहुत ही अच्छा उन्होंने डेलीवेशन किया, मुकेश पुष्पा जी का, मेरे भाई नितिन गुप्ता, हरीश शाह जी फ्रॉम दीपापुर, अनिल कुमार गुप्ता जी, राकेश कुमार जी, राजेश कुमार गोविल जी, महेंद्र लोधा जी, सतीश अग्रवाल जी, रवि कुमार जी और अदर सारे पार्टिसिपेंट्स। बिना पार्टिसिपेंट्स के स्पीकर को भी कोई मजा नहीं आता है, वही तो बात हुआ ना, मजा आता है। मार्क और इतनी अच्छी गैदरिंग जो शुरू से हमारी मेंटेन नहीं, 235 240 मेंबर कंटिन्यू मेंटेन है, इसके लिए मैं हेड ऑफ करता हूं संजय अग्रवाल भाई को। थैंक्स अ लॉट सर, हम बहुत बहुत धन्यवाद। वो भी नहीं सुन रहे। थैंक यू संजय भाई, वी नीड टू कंक्लूड दिस सेशन। थैंक यू। मैं आपको पीपीटी भेज दूंगा मुकेश भाई। ठीक सर, थैंक यू सर। सभी मेंबर की काफी डिमांड है पीपीटी की, जैसे आप भेजेंगे हम फॉरवर्ड कर देंगे सबको। थैंक्स।